कि पानी के बगैर कम से कम ज़मीन पर जो हम ज़िंदगी पाते हैं, पानी के बगैर वो मुमकिन नहीं है। तो एंजाइम्स वो प्रोटीन्स हैं जो आज खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उनकी वजह से कोई रिएक्शन तेज़ हो जाता है। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि ऑक्सीजन दरख्तों से पैदा होती है, व्हिच इज़ ट्रू, दरख्तों से ऑक्सीजन बनती है, लेकिन ज़मीन पर ज़्यादातर ऑक्सीजन समुद्र में बनती है। वैसे यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो पीएच तब्दील होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक खास हद से बढ़ जाए तो हमारा जो ब्रेन स्टेम है, जहाँ पे ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, वो हमारे शऊरी कंट्रोल को ओवरराइड कर देता है। ये तो साइंस का एक बुनियादी असूल है कि साइंस गलती कर सकती है, लेकिन साइंस अपनी गलतियों को दुरुस्त करना भी जानती है। साइंस को महज इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जाता कि वो मुस्तकबिल में शायद गलत साबित हो जाए। साइंस को उस वक्त, साइंस के किसी भी नजरिए को, किसी भी आइडिया को, किसी भी मफरूजे को उस वक्त रिजेक्ट किया जाता है जब शवाहद ये बताएं कि वो नजरिया गलत है, या वो मफरूजा गलत है, या वो तस्वुर गलत है। अभी तक के तमाम शवाहिद ये हैं कि इर्तिका का नजरिया दुरुस्त है, इसलिए इर्तिका का नजरिया दुरुस्त माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और इर्तिका लेक्चर सीरीज़ में अब तक हमने मुख्तलिफ पहलुओं से ये जायज़ा लिया कि मसलन इंसानी हिस्सियात, इंसानी स्ट्रक्चर्स, या और जो अनवा हैं उनके स्ट्रक्चर्स, इनका इर्तिका कैसे हुआ। तो अब हम आज के लेक्चर में बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की, यानी अगर हम स्ट्रक्चर्स को छोड़ दें और उसके भी नीचे की जो लेयर है, यानी बायोकेमिस्ट्री की लेयर, उस पे अगर आप देखें कि इंसानों और बाकी जानवरों और बाकी तमाम अनवा की यखुल्वी जानवर हो या कसीर खल्वी जानवर हो, उनकी बायोकेमिस्ट्री किस कदर मुश्तरका है। और उस पहलू से हम इस बात का जायजा लेंगे कि ये जो मुश्तरका बायोकेमिस्ट्री है, ये हमें इर्तिका के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमें ये पता है कि बायोकेमिस्ट्री, जितने भी जिंदा अजसाम हैं उनमें बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी जो प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हम जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें जितने भी मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शन होते हैं, ये सारे के सारे इन दी एंड ये केमिस्ट्री है, लेकिन चूंकि बायोलॉजी से मुतालिक है, इसलिए हम इसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी फिजिक्स के कवानीन के तहत, या जो क्वांटम फिजिक्स के कवानीन के तहत मुख्तलिफ तामुलात होते हैं, लेकिन यही तामुलात जब किसी जिंदा जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं तो अब उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो पिछले 150-200 सालों में हमने बायोकेमिस्ट्री के मुतालिक बहुत कुछ सीखा है, और हमें अब ये इल्म है कि तमाम जिंदा अजसाम केमिस्ट्री के लेवल पर बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें यानी कोई कोई फर्क नहीं है। जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अजसाम के, और उनके जो जैसे अज़ा हैं, अज़ा में टिश्यू है, टिश्यू में मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल और वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, उनके जो अज़ा हैं, जिन मॉलिक्यूल से वो मिलकर बने हैं, वो सब के सब एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम तफसील में बात करेंगे, एमाइनो एसिड्स की बात करें, जिससे तमाम जिंदा अजसाम की तमाम स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी प्रोटीन्स से तमाम स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट। हमारा चाहे टिश्यू हो, सॉफ्ट टिश्यू हो, हड्डियां हो, नाखून हो, जो कुछ भी हो, इन दी एंड ये सब स्ट्रक्चर प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन किसी भी जानवर में हो, वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से बनती है। हालांकि सैकड़ों की तादाद में अमाइनो एसिड्स फितरत में मौजूद हैं। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स की अगर आप बात करें, जिनसे डीएनए और आरएनए बनता है, तो अब न्यूक्लियोटाइड्स 20 किस्म के हैं जो असूलन ये जो केमिकल, यानी समझ लीजिए मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड, इसके बहुत से अकसाम हैं। लेकिन हर जिंदा जिस्म में, कम से कम अब तक जो जिंदगी दरियाफ्त हुई है, हर जिंदा जिस्म में सिर्फ 5 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। एनर्जी कैसे इस्तेमाल होती है? अब एनर्जी हम कहते हैं जिसमें हमारे एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसके नीचे हमारा जिस्म जो है वो खलियों पर मुश्तमिल है, और एनर्जी दरअसल हर खलीय में
बनती है और इस्तेमाल होती है। और अब हम ये बात करेंगे एनर्जी बनने का मतलब क्या है, उसको ज़रा थोड़ा-सा तफ़सील से देखेंगे। लेकिन नुकता ये है कि वो जो प्रोसेस है एनर्जी के बनने का और इस्तेमाल होने का, वो हर अ, जानदार में बिल्कुल एक सा है। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, डीएनए हमने पहले थोड़ा-सा पढ़ा था, अगले लेक्चर में हम तफ़सील में देखेंगे कि डीएनए में या आरएनए में इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है और उसका मतलब क्या है इन्फॉर्मेशन स्टोर होने का। लेकिन वो जो मैकेनिज़्म है इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज का, उसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का, उससे फिर जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी डीएनए की इन्फॉर्मेशन लेकर उससे फिर वो आरएनए में जाती है, आरएनए से फिर वो प्रोटीन बनती है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये प्रोसेस हर जानदार के हर खुलिये में बिल्कुल एक सा है। तो ये सारी जो केमिस्ट्री है, मुश्तरक केमिस्ट्री हमें क्या बताती है? अ, तो मॉडर्न बायोलॉजी हमें ये बताती है कि हर किस्म की ज़िंदगी की बुनियादी बायोकेमिस्ट्री एक सी है और ये यूनिफ़ॉर्मिटी, ये यकसानियत, ये हमें बताती है कि ये तमाम की तमाम अनवा ये एक ही जद से इर्तिका पज़ीर हुई हैं और ये वजह है कि बायोकेमिस्ट्री सबकी एक सी है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मतलब ज़िंदगी की हमें पता है कि 3 डोमेन हैं। हमने शुरू में बात की थी बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरियोट्स। तो बैक्टीरिया वो हैं जो यखुल्वी जानवर हैं जो मसलन हमें बीमार करते हैं। बहुत जो सादा जानवर हैं जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और आर्किया भी यखुल्वी जानवर हैं, इनमें भी मरकज़ानी न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ये गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इनकी बायोलॉजी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इनकी जो सरफेस है यानी जो होल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और फिर यूकेरियोट्स आपको पता है कि पेचीदा अजसाम, इंसान हो गए, बाकी जिस जानवर हो गए, इनके ये जो पेचीदा कसीर खलवी अनवा है तमाम के तमाम, उनके खलिए ज़्यादा पेचीदा होते हैं जिन्हें हम यूकेरियोट्स कहते हैं, राइट? तो अभी जो हमने बात की थी कि हर जानवर में इंफॉर्मेशन डीएनए या आरएनए में स्टोर होती है और डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर हर जानवर में एक सा है और सिर्फ न सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसा है बल्कि जो न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल होते हैं डीएनए में या आरएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, वो भी बिल्कुल एक से होते हैं। हम अगर बात करें प्रोटीन्स की, तो 20 अमीनो एसिड्स हैं जो हर जानदार में प्रोटीन में वही 20 अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। हालांकि अगर आप फितरत में देखें, चाहे वो ज़मीन हो और भी हम जहाँ तक हमने ये रिसर्च की है, शहाबियों पे या ये जिन्हें सैयारचे कहते हैं जो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, या उसके सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, अ, दूसरे सैयारों पे जैसे हम मरीख पे गए हैं, वहाँ पे जो हमने थोड़ा बहुत स्टडी की है, अमाइनो एसिड्स सैकड़ों की तादाद में है। ये मतलब मॉलिक्यूल है, फितरी मॉलिक्यूल है। अभी हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की थोड़ी-सी बात करेंगे। तो ये सैकड़ों की तादाद में है, हो सकता है हज़ारों की तादाद में हो। यकीनन ऐसे भी अमीनो एसिड्स होंगे जो दूसरे सैयारों पर मौजूद होंगे या दूसरे अ, सितारों के जो सैयारे हैं, यानी गैर शमसी सैयारों के जो सितारों के जो सैयारे हैं, उनमें भी अमाइनो एसिड्स होंगे क्योंकि हमें थोड़ा बहुत जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन अब तक मिली है कि ये बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री कम से कम वहाँ पे भी ऐसी है। तो सैकड़ों की तादाद में अम, अमाइनो एसिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं और यकीनन बहुत से अभी हैं ऐसे हैं जो दरियाफ्त नहीं हुए। लेकिन ज़मीन पर ज़िंदगी कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐन वही 20 अमाइनो एसिड इस्तेमाल करती है जो बाकी सब लाइफ़ फ़ॉर्म इस्तेमाल करती हैं। फिर अगर हम देखें कि प्रोटीन बनने के बाद फ़ोल्डिंग का उनका मैकेनिज़्म, फ़ोल्डिंग का मैकेनिज़्म यानी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फ़ोल्डिंग के पैटर्न से बनता है। अभी हम तफ़सील में ज़रा बात करेंगे उसकी। वो फ़ोल्डिंग कैसे होती है वो भी तमाम जानवरों में एक सा है। उसके बाद हमने बात की थी अ, एनर्जी के लिए हर लाइफ़ फ़ॉर्म एक ही मॉलिक्यूल इस्तेमाल करती है जिसे एडेनोसिन एडि ट्राइफ़ॉस्फेट कहते हैं, एटीपी, राइट? कोई भी लाइफ़ फ़ॉर्म ले लें, उसमें एटीपी एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है।
तो अब ये सोचने की बात है कि असूलन बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिनमें वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है, यानी उसके बॉन्ड को तोड़ें तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन तमाम की तमाम जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एटीपी इस्तेमाल करती है। अ, और फिर ये जो मैकेनिज्म है डीएनए को पढ़ने का, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन मुंतकिल करने का, फिर उस आरएनए से राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब ये राइबोसोम दुनिया की हर ज़िंदगी में, हर खलिए में बिल्कुल एक सा है, और जो प्रोटीन बनाने का मैकेनिज़्म है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, वो भी हर जगह बिल्कुल एक से हैं। तो ये मतलब फिर जीनेटिक कोड की बात करें तो जेनेटिक कोड यानी वो एन्कोडिंग जिससे डीएनए की इंफॉर्मेशन हमें ये बताती है या राइबोसोम को ये बताती है कि कौन-कौन से न्यूक्लियोटाइड कौन-कौन से अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस में लगेंगे तो ये प्रोटीन बनेगी, राइट? वो एन्कोडिंग पूरी ज़िंदगी में बिल्कुल एक सी है। और ये एन्कोडिंग आपको पता है कि किसी भी चीज़ को एन्कोड करने के मुख्तलिफ से तरीके हो सकते हैं। जैसे कि कोई बात है, कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं उर्दू में दे सकता हूँ, इंग्लिश में दे सकता हूँ, पंजाबी में दे सकता हूँ, अगर आपको सिंधी आती है, सिंधी में दे सकते हैं। हर ज़बान में आप दे सकते हैं, तो ये एन्कोडिंग है, यानी इन्फॉर्मेशन वही है, लेकिन हम उसको मुख्तलिफ ज़बानों में एन्कोड कर रहे हैं, राइट? तो बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री में भी इन्फॉर्मेशन एन्कोड करने के लाखों करोड़ों तरीके हैं, लेकिन तमाम की तमाम ज़िंदगी इन्फॉर्मेशन एन्कोड करने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीका इस्तेमाल करती है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है? तो ये जो डीप यूनिफ़ॉर्मिटी है, ये हमें ये बताती है कि अ, तमाम अनवा का इर्तिका एक ही जद से हुआ है, जिसे हम लूका कहते हैं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, राइट? अब ये किसी ने लूका को लिखा नहीं है। लूका के बारे में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन है, यानी मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स को हम देख के उसमें देखते हैं कि कॉमनैलिटी क्या-क्या है। कुछ मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं, जैसे इंसान और बिलफ़र्ज़ गाय का डीएनए देखें, तो उसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे मुख्तलिफ भी हैं चीज़ें, राइट? अगर हम गाय या भैंस या बकरी, घोड़ा, किसी भी जानवर का और इंसान का डीएनए का मुवाज़ना करें, तो कुछ जीन्स ऐसे हैं जो हमें हर लाइफ़ फ़ॉर्म में मुश्तरका नज़र आते हैं। और अगर हम तमाम लाइफ फॉर्म का स्टडी स्टडी करें और फिर देखें कि उनमें मुश्तरका चीज़ें क्या हैं, ऐसी चीज़ें क्या हैं, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के मुख्तलिफ पहलू हों, तो हर लाइफ फॉर्म में मुश्तरका क्या है? तो वो जो एक सबसेट है, उसको हम कहते हैं कि ये यकीनन लूका में मौजूद था। यानी लूका को किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये हमने अ, अख़्ज़ किया है अपने एनालिसिस से। हम उससे भी एक पीछे जाएँ, अभी हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। उससे भी अगर हम पीछे जाएँ और अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो अब आपको पता है कि फ़ितरत में 92 एलिमेंट होते हैं जो फ़ितरी तौर पर पाए जाते हैं। वैसे तो अब तक 118 दरियाफ़्त हो चुके हैं, लेकिन 92 से जो बड़े मरकज़ हैं, वो मसनूई तौर पर लेबॉरेटरी में बनाए गए हैं, राइट? फ़ितरत में वो नहीं पाए जाते, क्योंकि वो सब तापकार होते हैं, और अगर बने भी तो वो माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। इन 92 एलिमेंट्स में से असूलन ज़िंदगी कोई भी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन तमाम ज़िंदगी 6 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल पाई जाती है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ़ॉस्फ़ोरस और सल्फ़र। अब कोई भी लाइफ़ हम उठा के देखें, उसके मॉलिक्यूल उठा के देखें, उनमें उनको तोड़ के उनमें से अनासर निकाल के देखें, तो आपको यही 6 नज़र आएँगे। उसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स में और भी होते हैं, लेकिन अ ज़्यादा जैसे मैग्नीशियम है, मतलब आयरन है, ये भी होता है हमारे जिस्म में। लेकिन बुनियादी स्ट्रक्चर्स यानी आपको ऐसी लाइफ फॉर्म मिल जाएँगी जिनमें आयरन बेस्ड, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है, वो आयरन बेस्ड है। तो हमारे जिस्म में आयरन होता है। लेकिन ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, उनमें खून में आयरन के बजाय कॉपर का या कोई और एटम इस्तेमाल होता है। लेकिन ये 6 एलिमेंट हर लाइफ फॉर्म में हमें मिलते हैं। आप ल मतलब व्हेल से लेके एक माइक्रोब तक उठा के देख लें, उनमें जो मॉलिक्यूल मिलेंगे, उनमें ये 6 एलिमेंट ज़रूर मिलेंगे। और ये जो 6 एलिमेंट हैं, ख़ास तौर पे कार्बन, कार्बन जो है उसको बैकबोन कहा जाता है, यानी हर ज़िंदगी की ज़मीन पर कम से कम हर ज़िंदगी की बुनियाद कार्बन है। और अब हम क्वांटम फिज़िक्स से ये समझ चुके हैं कि कार्बन ज़िंदगी में इसका हालाँकि और भी एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन है,
नाइट्रोजन है, हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, राइट? तकरीबन 77-78% नाइट्रोजन है। लेकिन वो अम, जिंदगी का इस कदर बुनियादी एलिमेंट नहीं है जिसका कदर कार्बन है। यानी आप कोई भी बायोमोलिक्यूल उठा के देखें, उसमें कार्बन जरूर मिलेगा। इसीलिए कार्बन बेस्ड लाइफ कहते हैं। और कार्बन के बारे में हमें पता है कि ये एक तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बहुत जल्द, बहुत आसानी से बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए बहुत लंबे, बहुत ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, और बहुत चेन मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो ये अम, बुनियादी खासियत कार्बन की, कि खासतौर पे वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस वगैरह के साथ बहुत आसानी से बॉन्ड बनाता है। ये वो पेचीदगी पैदा करते हैं। इस खासियत की वजह से वो पेचीदा मॉलिक्यूल बनते हैं जो जिंदगी की बुनियाद बनते हैं। उसके बाद फिर आप देखें पानी। जिंदगी की बुनियाद पानी भी है। ये कुरान मजीद में भी है, ये जो ग्रीक फिलोसफी भी है उसमें भी है। एथेलीस एक ग्रीक फिलोसफर था, उसने तकरीबन 2500 साल पहले ये मफरूज़ा पेश किया था कि हर चीज़ पानी से बनी है। तो हर चीज़ तो पानी से नहीं बनी, लेकिन ज़िंदगी के बारे में अब हम बहुत एतमाद से कह सकते हैं कि पानी के बगैर, कम अज़ कम ज़मीन पर जो हम ज़िंदगी पाते हैं, पानी के बगैर वो मुमकिन नहीं है। आप कोई भी लाइफ फॉर्म उठा के देखें, आप कोई भी बायोकेमिकल पाथवे उठा के देखें, उसमें आपको पानी का रोल नजर आएगा। यानी पानी, जब हम कहते हैं जी हमें पानी पीना चाहिए, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि हम पानी पीते हैं और वो पसीने से या पेशाब की सूरत में निकल जाता है। हमारे जिस्म में हर केमिकल प्रोसेस में पानी एसेंशियल एलिमेंट है। यानी अगर आप सिर्फ खलिए की बात करें, तो खलिए का जो एक वो होल है, बैरूनी होल जो है, मेम्ब्रेन जो है बैरूनी, उसके अंदर ज़्यादातर पानी होता है। और और भी केमिकल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पानी होता है। यानी खलिए को अगर आप देखें, तो एक जो सेहतमंद खलिया है, उसमें तकरीबन 70% पानी होता है। इंसान का जिस्म जो है, उसमें भी तकरीबन 60-70% पानी है। बच्चों में पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, बुजुर्गों में थोड़ी कम होती है, लेकिन ऑन दी एवरेज हर बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए पानी की ज़रूरत है। और ऐसा क्यों है? और आपने शायद सुना होगा कि जब हम, यानी साइंसदान, जब गैर शमसी या कम से कम गैर अर्जी ज़िंदगी की, यानी ज़मीन के अलावा कहीं ज़िंदगी की तलाश करते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि अगर कोई अ, अ, सैयारा दरियाफ्त हुआ है, और उसपे हमें ये जानना है कि वहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है नहीं है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे माहौल ऐसा है कि वहाँ पे पानी माया हालत में रह सकता है नहीं। जिस सैयारे पर पानी माया हालत में न रह सके, उसके बारे में साइंसदानों का ये ख्याल होता है कि यहाँ ज़िंदगी का इम्कान वर्चुअली ज़ीरो है। और उसकी वजह यही है कि हम ये देखते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल में ऐसी खासियतें हैं कि वो एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, यानी उसमें बहुत से दूसरे केमिकल हल हो जाते हैं, राइट? और ये जो सॉल्वेंट होने की ये जो मतलब खासियत है, उसकी वजह ये है कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अगर हम बॉन्ड्स देखें, तो वो एक लाइन में नहीं है, वो ऐसे जाविया बनाते हैं। और ये ज़ाविया बनाने की वजह भी जो है, वो हमें क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि ऑक्सीजन जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड वो बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, राइट? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हाइड्रोजन की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन पर थोड़ा सा, इसे पार्शियल चार्ज कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, हम आपको पता है कि यूनिट में होता है, एक होता है, या प्रोटॉन पे भी एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे एक मनफी एक चार्ज होता है, राइट? तो वो एक यूनिट है जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से हमें डिफाइन किया गया है। अ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को हम एक क्लाउड की सूरत में देखते हैं, और वो क्लाउड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा माइल हो रहा है, हाइड्रोजन की तरफ कम माइल हो रहा है, तो ऑक्सीजन के एटम पर थोड़ा सा मनफी चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पर थोड़ा सा मस्बत चार्ज आ जाता है। और इसी वजह से पानी की वो खसूसियात पैदा होती हैं जो ज़िंदगी को मुमकिन बनाती हैं। तो हमने अभी बात की कि इंटरनेशनल या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
दूसरा ये है कि इसमें हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और फिर ये कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई और ऑक्सीजन का एटम होगा, पानी में ही ऑक्सीजन का एटम होगा, तो उस ऑक्सीजन के एटम और हाइड्रोजन एटम में अट्रैक्शन होगी, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ये चार्ज पार्शियल चार्जेस की वजह से। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें कोहेजन पैदा होती है, सरफेस टेंशन पैदा होती है। अम, और एक और बात ये है कि पानी का टेम्परेचर जैसे-जैसे कम होता है, पानी की डेंसिटी बढ़ती है। क्योंकि ये हर की एनर्जी कम होती जाती है, लेकिन एक स्टेज आती है तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे कम अगर हम टेम्परेचर करें, तो पानी की डेंसिटी दोबारा बढ़ने लगती है। और उसकी वजह भी ये पार्शियल चार्जेस है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि जब इतने नज़दीक आ जाते हैं मॉलिक्यूल जो कि हरारत में कम होने की वजह से हम नज़दीक आ रहे हैं, तो अ, इस बॉन्डिंग की वजह से अब ये एक क्रिस्टल बनाने लगते हैं, स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं जो एक ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर है और वो ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर के लिए अब इनका फ़ासला बढ़ जाता है। पहले तो बेहंगम होते हैं तो एटम हाइड्रोजन का एटम यहाँ कहीं फिट हो सकता है। लेकिन अब ये बर्फ़ में ये स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं जिनमें एक ये रेगुलर क्रिस्टल है और रेगुलर क्रिस्टल बनने की वजह से उनका आपसी एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाता है। इस वजह से बर्फ़ का साइज़ पानी के साइज़ से ज़्यादा होता है। यानी अगर आप वॉल्यूम की बात करें, तो आपने शायद देखा होगा कि फ्रीज़र में अगर आप कोई बोतल भर के मुँह तक भर के रखें, ढक्कन ना हो और उसको फ्रीज़ करें तो पानी बाहर गिरा होता है जब हम फ्रीज़र से निकाल के देखते हैं। तो उसकी वजह यही है कि पानी जब जमता है तो फैलता है और ये एक ख़ासियत है जिस वजह से अ, जहाँ पे अ, बर्फानी इलाके हैं जहाँ पे बर्फ जम जाती है और सतह झीलों की जम जाती है, लेकिन नीचे अ, झील का पानी या समुद्र का पानी वो बदस्तूर माय हालत में होता है। उसकी वजह ये है कि 4 डिग्री का जो पानी है उसकी कसाफ़त सबसे ज़्यादा होती है। कसाफ़त ज़्यादा हो तो वो नीचे चला जाता है, हल्का पानी ऊपर आ जाता है और वो जब जमता है, यानी बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है, उसकी वजह भी यही है कि बर्फ़ की कसाफ़त पानी से कम होती है। तो जब बर्फ़ ऊपर जमती है, झील पे या इवन समुद्र में, तो नीचे पानी माय हालत में रहता है और फिर जानवर जो हैं वो साँस ले सकते हैं। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री लेवल पे देखें तो तब भी हम यही देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस अभी हम देखेंगे थोड़ी और डिटेल में फंडामेंटल एक बायोकेमिस्ट्री का प्रोसेस है जिसमें बड़े बॉन्ड टूटते हैं पानी के मॉलिक्यूल की वजह से और उससे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं और इस प्रोसेस में फिर अब ये देखें छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं तो फिर वो जगह-जगह इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर एटीपी जब बनता है तो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से बनता है। एटीपी का मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल है जबकि जो मॉलिक्यूल जिनसे वो बन रहा है वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो पानी के बगैर मुमकिन नहीं है। इसका मतलब कि जो फंडामेंटल एनर्जी का प्रोसेस है, एटीपी बनाने का प्रोसेस वो पानी के बगैर मुमकिन नहीं है। प्रोटीन की फ़ोल्डिंग, अभी हमने बात की थी प्रोटीन जो है वो लंबी चेन होती है अमीनो एसिड्स की और फिर वो बनने के बाद वो फ़ोल्ड होती हैं। वो फ़ोल्डिंग का जो प्रोसेस है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वज़ह से होता है कि कहीं अ, पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है, कहीं पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन कम है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अ प्रोटीन के जो बहुत लंबा एक मॉलिक्यूल बनता है, उसमें किसी जगह एक कोई मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोफिलिक है, यानी जो पानी को पसंद करता है, तो वो ज हिस्सा पानी की तरफ आएगा। एक दूसरा हिस्सा है उसी बड़े मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक है, यानी वो पानी से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो वो फिर वो ऐसी तह बनेगी जैसे कि कुछ हिस्से पानी की तरफ आ रहे हैं, कुछ हिस्से पानी से दूर जा रहे हैं, तो वो एक फ़ोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनेगा और वो स्ट्रक्चर जो है वो फिर वो उस प्रोटीन का फ़ंक्शन पैदा करता है। अगर प्रोटीन मिसफ़ोल्ड हो, तो फिर वो काम नहीं करती सही और पानी के बगैर ये दुरुस्त फ़ोल्डिंग मुमकिन नहीं है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का बनना भी अ, पानी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो आप ज़िंदगी के बुनियादी जो प्रोसेसेज़ हैं, वो अगर देखें, तो कम से कम ज़मीनी ज़िंदगी, राइट? तो वो पानी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि जब हम तलाश करते हैं ज़िंदगी को कहीं भी ज़मीन के अलावा भी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पे पानी है या नहीं है। अच्छा, थोड़ी-सी हम पीएच की बात करते हैं। पीएच आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आपको इल्म है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा। बेसिकली अ, हाइड्रोजन के आयन्स की कॉन्सन्ट्रेशन की जो पैमाइश है, उसे पीएच कहते हैं और एक लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक स्केल है, जो 0 से लेके 14 तक जाती है और
न्यूट्रल यानी पानी जिसमें ना तो वो एसिडिक हो, ना वो बेसिक हो। अ, एसिडिक जो बनता है, वो हाइड्रोजन के आयन से क्यों बनता है? यानी पानी का अगर आप एटम को तोड़ें तो एक हाइड्रोजन अलग हो जाए तो वो H पॉज़िटिव हो जाएगा और OH जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो OH जो है वो इसमें बेसिक है और हाइड्रोजन का जो आयन है H प्लस वो एसिडिक है, राइट? अब अगर आप पानी को तोड़ें तो उसमें ज़ाहिर है OH और H प्लस इनकी तादाद बराबर होगी, तो वो न्यूट्रल होगा और उसकी हम कहते हैं पीएच उसकी 7 है। तो ये जो प्योर वाटर है। उसके बाद फिर ये है कि जो एसिडिक चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है कि मटर ज़्यादा खाएँ तो तेज़ाबियत होने लगती है। तो टोमेटो जो है वो खुद वो माइल्डली एसिडिक है। इसका मतलब कि उसमें हाइड्रोजन के आयन्स यानी प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं। खून, इंसानी जिस्म माइल्डली बेसिक होता है। यानी इसकी पीएच जो है वो आमतौर पे 7.4 के आस-पास होती है और अ, हमारे जिस्म में ये सिर्फ़ हमारी बात नहीं, तमाम जानवरों के जिस्म में जिनमें खून होता है, अ, पीएच खून की बहुत टाइटली कंट्रोल्ड होती है और ये दिमाग में स्ट्रक्चर्स हैं बाकायदा जो पीएच को प्रिसाइज़ली कंट्रोल करते हैं। और अ, पीएच तब्दील होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सन्ट्रेशन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अ, ज़्यादा हो जाती है, मिसाल के तौर पर हम जैसे अ, जब कोई मुशक्क़त का काम कर रहे हैं, तो उसमें फैट बर्निंग हो रही है, उसमें हमारे मसल ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसमें मेटाबॉलिज़्म हमारा तेज़ काम कर रहा है। तो मेटाबॉलिज़्म तेज़ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा पैदा होती है, तो खून हमारा जो है उसकी पीएच ज़रा कम हो जाती है। और वो पीएच अगर ज़रा-सी भी कम हो जाए, तो दिमाग फ़ौरन उसको डिटेक्ट करता है और ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब हम मशक्कत करते हैं और हमें साँस चढ़ जाती है, तेज़ी से हमें साँस लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी बुनियादी वजह पीएच है कि खून की पीएच ढील हो रही है। और पीएच की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि तमाम के तमाम बायोकेमिकल प्रोसेसेस बहुत नैरो पीएच रेंज में काम करते हैं और ये बायोकेमिस्ट्री की एक समझ लीजिए कि बुनियादी ख़ुसूसियत है। और यही वजह है कि तमाम जानवरों के जिस्म में, ब्रेन में फंडामेंटल एक स्ट्रक्चर है जो पीएच को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। और ये जो एक यूनिवर्सैलिटी है कि एक बहुत नैरो रेंज में पीएच की बहुत नैरो रेंज में बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ये भी इंडिकेट करता है कि ये कॉमन एक कोई फीचर है तमाम बायोकेमिस्ट्री में और ये जो बायोकेमिस्ट्री की कॉमनैलिटी है, ये कॉमन एंसेस्ट्री से इसकी वज़ाहत सबसे ज़्यादा आसानी से की जा सकती है। उसके बाद हम आते हैं ज़रा थोड़ा-सा ऊपर के लेवल पे अ, मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो हमें पता है कि ज़िंदगी के लिए जैसे अब हम बात करें ज़िंदगी के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो हमने बात ऑलरेडी की है हमने प्रोटीन्स की जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं और हमने बात की थी 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। हमने न्यूक्लिक एसिड्स की न्यूक्लियोटाइड्स की बात की थी जिससे डीएनए और आरएनए बनता है, राइट? और वो 5 हैं। 4 डीएनए में होते हैं, 4 आरएनए में होते हैं, लेकिन 3 कॉमन हैं डीएनए और आरएनए में। एक यूरेसिल जो है वो अ आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता, राइट? तो 5 किस्म के न्यूक्लियोटाइड ये पूरी ज़िंदगी में कॉमन है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? शुगर्स हैं। शुगर्स क्या होती हैं? अभी हम थोड़ा तफ़सील में बात करेंगे। बेसिकली यानी कार्बन और पानी के मिलाप से ये बनती हैं। जैसे C6H12 O6, राइट? ये रेगुलर शुगर है, ग्लूकोज़। तो उसमें आप देखें कि 6 पानी के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए H12O6 है, राइट? अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल और उसके साथ 6 कार्बन के मॉलिक्यूल। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो पानी के जो कंपाउंड मॉलिक्यूल बनते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, शुगर्स कहते हैं और ये एनर्जी स्टोर करते हैं बहुत ज़्यादा और इनको तोड़ के फिर हमारा जिस्म एनर्जी पैदा करता है और जैसे हमने अभी बात की थी एटीपी की, एटीपी पैदा करता है। उसके अलावा लिपिड्स यानी चिकनाई। तो हम पहले बात कर चुके हैं शुरू में ही जब हमने ज़िंदगी के आगाज़ की बात की थी कि हर खलीए का खोल लिपिड से बनता है। लिपिड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका एक सिरा
हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा सिरा हाइड्रोफिलिक होता है। यानी एक सिरा जो ये ऊपर और नीचे की तरफ है, ये समझ लीजिए कि पानी में हम ये बात करें तो चारों तरफ पानी है। तो जो ऊपर और नीचे का सिरा है, ये हाइड्रोफिलिक हैं, ये पानी को पसंद करते हैं, तो ये इनका रुख पानी की तरफ है। और ये जो दुम दिखाई गई है, ये हाइड्रोफोबिक हैं, जो पानी से डरते हैं, यानी पानी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो इन लिपिड किस कंस्टिट्यूएंसी की वजह से पानी में लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो ये बाइलेयर बनाते हैं ऑटोमेटिकली। और ये भी बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, यानी जो पार्शियल चार्जेस हैं उनकी वजह से है। लेकिन बुनियादी नुकता ये है कि ये 4 मैक्रोमोलेक्यूल्स हर किस्म की ज़िंदगी में ये 4 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और ये अम, कोई ऐसी, यानी अगर आप केमिस्ट्री के लेवल पर बात करें, तो कोई ऐसी कानून नहीं है केमिस्ट्री में कि पेचीदा प्रोसेसेस के लिए यही 4 मैक्रोमोलेक्यूल चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी में इंतहाई पेचीदा तामुलात होते हैं, लेकिन उनमें हमें यही 4 मैक्रोमोलेक्यूल नज़र आते हैं और ये भी एक शेयर्ड एंसेस्ट्री की तरफ इशारा करते हैं। अभी हमने बात की थी मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, टूटते कैसे हैं, छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़े मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। तो जब बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और हमने जैसे बात की थी पहले भी कि जब एटीपी बनती है जिस्म में, जो यानी हम ग्लूकोज़ ग़िज़ा हम खाते हैं तो उससे ग्लूकोज़ जिस्म में जाती है, ग्लूकोज़ को जब टूटती है वो केमिकल प्रोसेसेस में, तो उसके लिए पानी दरकार होता है, पानी के मॉलिक्यूल दरकार होते हैं और उससे फिर अ, छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं और जिसमें एक मॉलिक्यूल एटीपी होता है। लेकिन ये एटीपी तो सिर्फ़ एक मिसाल है, ऐसे सैकड़ों बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, यानी बड़े मॉलिक्यूल और पानी मिलके फिर छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसमें फिर ये है कि अ ओएच कहीं एक मॉलिक्यूल में लग जाता है, एच किसी और मॉलिक्यूल में लग जाता है, लेकिन वो बेसिकली पानी के वो इंग्रीडिएंट्स होते हैं। और फिर जो छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल बनाया जाता है, वो डिहाइड्रेशन है। तो मिसाल के तौर पर जब जब डीएनए की कॉपी बनती है तो ज़ाहिर है न्यूक्लियोटाइड अलग-अलग होते हैं, उनको जोड़ के डीएनए बनता है। या फिर जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन में जब डीएनए से हम जिस्म में आरएनए बनता है, यानी जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, तो उस प्रोसेस में न्यूक्लियोटाइड्स जब डीएनए आरएनए बनाते हैं, तो वो एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है कि उस प्रोसेस में एच और ओएच निकलते हैं मॉलिक्यूल से, और वो फिर पानी अलग से बनता है। तो आप अगर बायोकेमिस्ट्री के जो सेलुलर मिसाल के तौर पर सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसमें आप देखें कई ऐसे पाथवेज़ हैं जिसमें पानी बन रहा होता है। यानी हमारे जिस्म में, हमारे से मतलब सिर्फ़ इंसान नहीं, हर जानदार के जिस्म में ऐसे केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं जिनमें पानी बन रहा होता है। तो जो हम पानी पीते हैं वो हाइड्रोलिसिस से टूटता है, लेकिन ऐसे भी प्रोसेस हैं जिसमें पानी बन रहा होता है और ये हर जानवर में ऐसा ही होता है। अब ये जो प्रोसेसेस हैं, ये भी तमाम ज़िंदगी में बिल्कुल एक से हैं। राइट? तो हमने पहले जो कॉमनैलिटीज़ देखी थी, स्ट्रक्चर की कॉमनैलिटीज़ हमने देखी थी अ, इंडिविजुअल लेवल पे कि हमने जीन्स देखे थे, हमने प्रोटीन्स देखे थे, तो वो हम बड़े लेवल पे कंपेयर कर रहे थे, यानी जीन जो एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, वो इंसानों में और बाकी जानवरों में कॉमन है, राइट? अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ज़रा तफ़सील में स्टडी करेंगे। अब हम ये बात कर रहे हैं प्रोसेसेस की, कि जो प्रोसेसेस जीन को बनाते हैं, जो डीएनए की सीक्वेंस बनाते हैं, या जो एनर्जी को तोड़ के उससे एटीपी बनाते हैं, सॉरी ग्लूकोज़ को तोड़ के उससे एटीपी बनाते हैं और फिर एटीपी जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ पे जो प्रोसेस है एटीपी को तोड़ के उससे एनर्जी लेने का, ये तमाम के तमाम अनवा में कॉमन है। और ये अ, इशारा है इस बात का कि इन तमाम प्रोसेसेस का इर्तिका लूका के इर्तिका होने से भी पहले, लेकिन लूका वो है जो कॉमन
एक खलिया है जिससे तमाम खलिए इर्तिका पज़ीर हुए। लेकिन उसमें भी ये प्रोसेसेस मौजूद थे, क्योंकि कॉमन है हर चीज़। इसका मतलब है कि लूका के इर्तिका पज़ीर होने से भी पहले जो मुख्तलिफ लाइफ़ फ़ॉर्म्स थी, उनमें ये प्रोसेसेस इर्तिका पज़ीर हो चुके थे। क्योंकि जो अलग-अलग अब हम लाइफ़ फ़ॉर्म देखते हैं, उनमें ये कहना कि कॉमन एंसेस्टर नहीं है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री सबकी एक जैसी है, इसकी वज़ाहत करना नामुमकिन है। तो सबसे ज़्यादा जो प्लॉज़िबल इसकी वज़ाहत है वो यही है कि तमाम ज़िंदगी एक यखलवी नौ से इर्तिका पज़ीर हुई। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो एनर्जी हमारे जिस्म को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं बेसिकली ये यानी एक मॉलिक्यूल है जो अभी मैंने ज़िक्र किया था कि कार्बन और बेसिकली पानी, राइट? लेकिन इनकी रेशियो हमेशा हमेशा तो नहीं, अक्सर एक सी होती है। जैसे ग्लूकोज़ है, इसमें अगर कार्बन 6 मॉलिक्यूल हैं 6 एटम हैं, तो पानी के भी 6 मॉलिक्यूल साथ होंगे। तो ये C6H12O6 जो है, इसको आप ये देख सकते हैं कि ये H2O के 6 मॉलिक्यूल हैं और 7 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ये अरेंजमेंट जो है, वो ऐसा नहीं है कि H2O का मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये एच और ओएच अलग-अलग जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक साइड पे एच का बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एक साइड पे ओएच का बॉन्ड है। ये जो यानी बेसिकली आप समझ लीजिए कि हाइड्रॉक्सिल जो बॉन्ड है, हाइड्रॉक्साइड जो बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड्स इनमें काफ़ी एनर्जी स्टोर होती है। और इन बॉन्ड्स को जब तोड़ा जाए तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी जो है फिर वो एटीपी की सूरत में एन्कोड होती है। अभी हम देखेंगे एटीपी कैसे बनता है। और वो फिर जब एटीपी टूटता है तो वो एनर्जी फिर कोई दूसरा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें इस्तेमाल होती है, राइट? तो एनर्जी ऐसा नहीं है कि एनर्जी कोई वो है अ, अलग से कोई चीज़ है जो ज़ैप होके हमें कुआँ देती है। ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस में एक एटम या एक बॉन्ड की एनर्जी दूसरे केमिकल बनाने में खर्च हो रही है और इस प्रोसेस में फिर फजला भी बनता है जो फिर हमें खारिज करना होता है। इस प्रोसेस में फिर वो स्ट्रेचिंग, ये अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल का स्ट्रेचिंग और मसल की जो कंट्रैक्शन है, उसमें जो एनर्जी दरकार होती है वो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की एनर्जी है। बायोकेमिस्ट्री से वो इलेक्ट्रॉन ग्रेडिएंट या प्रोटॉन ग्रेडिएंट पैदा होता है, जिससे फिर ये वो बनते हैं। हमने पहले बात की थी जैसे मसल्स में ज़्यादातर ये कैल्शियम के आयन्स जब बहुत तेज़ी से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो दैट कॉजेज़ अ कंट्रैक्शन, राइट? तो ये चीज़ें जो हैं वो जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट पैदा हो रहा है वो एनर्जी से पैदा हो रहा है। वो एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसके बहुत सी किस्में हैं। मोनोसैकेराइड्स होते हैं। बेसिकली इनको सब कुछ शुगर कहते हैं, राइट? कार्बोहाइड्रेट की हर किस्म जो है वो बेसिकली एक शुगर है। सबसे जो सादा शुगर की मिसाल है वो ग्लूकोज़ है, राइट? या सुक्रोज़ है जो हम आम चीनी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये अ, एक जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज़ का, इसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। यही स्ट्रक्चर अगर 2 इकट्ठे हो जाएँ तो इसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज़, जैसे मैंने शुगर की बात की थी, कॉमन शुगर जो हम खाते हैं। ये ग्लूकोज़ के 2 एटमों के या ग्लूकोज़ और से सुक्रोज़ के मिलने से बनता है। सॉरी, मुझे नाम दूसरा याद नहीं है कौन-सा होता है। लेकिन 2 तकरीबन एक जैसे एटमों के मिलने से बनता है। अ, जैसे लैक्टोज़ है, जैसे दूध में शुगर होती है जिसे लैक्टोज़ कहते हैं। बाज़ औक़ात लोग वो ये हज़म नहीं कर पाते, तो उसे लैक्टोज़ इंटॉलरेंट कहते हैं। तो वो एक एंजाइम है लैक्टेज़ जो लैक्टोज़ को तोड़ता है, राइट? लैक्टोज़ के जो बॉन्ड है इसको तोड़ के उनको इंडिविजुअल ग्लूकोज़ में वो एक एंजाइम है। अभी एंजाइम्स की अभी भी हम बात करेंगे। फिर ये है कि बहुत से ये ग्लूकोज़ के एटम जो हैं, ये ग्लूकोज़ की किस्म के एटम ये आपस में जुड़ सकते हैं। उसे हम फिर पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो जैसे स्टार्च है, जैसे हम गंदम खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है। अब स्टार्च जो है वो भी अ, ग्लूकोज़ के एटम से बना है, शुगर की एक किस्म है। यही वजह है कि जिन लोगों को शुगर हो यानी डायबिटिक हो, उन्हें ज़्यादा गंदम या चावल खाने से मना किया जाता है क्योंकि स्टार्च भरी हुई है शुगर के मॉलिक्यूल से।
जिस्म में जाके टूटते हैं, तो उससे फिर ग्लूकोज़ बनता है और वो ग्लूकोज़ जिस्म में आता है तो खून में आता है, तो खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ जाती है, जिसे हम फिर डायबिटीज़ कहते हैं। तो अम, ये बेसिक शुगर का मॉलिक्यूल जो है, ये सेंट्रल एनर्जी स्टोरेज यूनिट है हर किस्म की ज़िंदगी में। और ये मतलब इतना यूनिवर्सल है कि द ओनली लॉजिकल लॉजिकल कंक्लूजन इज़ कि ज़िंदगी में बिल्कुल आगाज़ में ये मैकेनिज़्म कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करने का ये इर्तिका पज़ीर हो गया था और ये अ, उस वक़्त से तमाम लाइफ़ फ़ॉर्म में चला आ रहा है। फास्फोरस बाइलिपिड लेयर जो है बाइलेयर फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये अ, मॉलिक्यूल जो हैं लिपिड्स के लिपिड जो है चिकनाई को कहते हैं और चिकनाई की एक किस्म है फॉस्फोलिपिड जिनमें साथ एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, ये वो है जिसे हमने कहा था एक एंड इसका जो है फिलिक है, ये हिस्सा जो है ये पानी को पसंद करता है और ये जो हिस्सा है ये हाइड्रोफोबिक है जो पानी से दूर रहने की कोशिश करता है। और ये बुनियादी मैकेनिज़्म है हर किस्म के खलीए बनाने का और ये अ, लूका से भी करोड़ों साल पहले जब पहले खलीए बने थे, लूका पहला खलीया नहीं था, राइट? लूका अ, इब्तदाई खलियों से इर्तिका पज़ीर होके एक ऐसा खलिया था जिससे फिर हम बाकी तमाम लाइफ़ इर्तिका पज़ीर हुए। उसके अलावा भी और बहुत से खलियों की अनवा थीं, लेकिन वो ख़त्म हो गईं। ये ऐसा ही है जैसे बहुत सी अनवा मौजूद हो चुकी हैं, हमें पता है उनके फॉसिल्स मिलते हैं, लेकिन वो लाइफ़ फ़ॉर्म अब हमारे पास नहीं है, राइट? इसी तरह लूका के अलावा और भी बहुत से अम, यख़्लवी अनवा थीं जो ख़त्म हो गईं और सिर्फ़ लूका की नस्ल थी वो आगे चली। तो लूका से भी बहुत पहले जो पहले खलीए बने थे, उनमें भी ये बाइलेयर थी। वो हम इसलिए एतमाद से कह सकते हैं कि हम एक सिंपल से अ, सॉल्यूशन में खुद ये देख सकते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा हों तो आज खुद माइक्रोस्कोपिक खलिए बनने लगते हैं। अमाइनो एसिड्स हमने अभी बात की अमाइनो एसिड्स की, तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक सेंट्रल कार्बन का एटम होता है और आपको पता है कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड जो है वो एमाइनो ग्रुप होता है जो NH3 जिसे आप कह लीजिए NH2 एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हमने अभी बात की थी OH जहाँ पे आए, तो COOH ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एक हाइड्रोजन एटम होता है, राइट? हर किस्म के अमाइनो एसिड्स में ये जो स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल एक सा होता है। चाहे वो इंसान में हो, चाहे वो किसी जानवर में हो, चाहे वो किसी माइक्रोब में हो। सिर्फ़ एक साइड पे जो मॉलिक्यूल है वो मुख्तलिफ होता है। इसे हम R ग्रुप कहते हैं, यानी R ग्रुप मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स में, बाकी तमाम का तमाम स्ट्रक्चर एक सा है। और यहाँ पे अब असूलन सैकड़ों किस्म के मॉलिक्यूल लग सकते हैं और वो हम देखते हैं यानी ज़मीन पर भी मौजूद हैं और बाकी जो जिन सैयारचों से हम सैंपल लेके आए हैं या जिन गैर अर्ज़ी सैयारों का हमने स्टडी किया है, उनमें कई किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन हर किस्म की ज़िंदगी में सिर्फ़ 20 किस्म के अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। और ये कहना कि ज़िंदगी अलग-अलग इर्तिका-पज़ीर हुई, लेकिन इत्तेफ़ाक से हर लाइफ़ फ़ॉर्म ने सिर्फ़ वही अमाइनो एसिड चूज़ किए, ये सेंस नहीं बनती इस चीज़ की। जो सबसे कॉमन सेंस इसकी वज़ाहत है, वो यही है कि ज़िंदगी एक बार इर्तिका-पज़ीर हुई और वो हो सकता है कि महज़ इत्तेफ़ाक हो कि उस ज़िंदगी में 20 अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते थे। उसके बाद फिर उसकी नस्लें आगे चलीं और वो नस्लें आज तक वही 20 अमाइनो एसिड इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। फिर अमाइनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन्स बनती हैं। यानी अमाइनो एसिड तो एक समझ लीजिए कि एक एक मॉलिक्यूल है। अब उस अमाइनो एसिड को बार-बार जोड़ा जाए तो पॉलीमर बनता है। पॉलीमर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें जो छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी लेकिन वो बड़े मॉलिक्यूल में छोटे मॉलिक्यूल एक ही किस्म के होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ऐन वही हों, लेकिन एक ही किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, राइट? तो ये पॉलीमर बनता है। तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स हैं।
इनमें अमाइनो एसिड एक तरतीब से जुड़े होते हैं, यानी जब प्रोटीन बनती है, तो बाकायदा वो जो बनने का प्रोसेस है वो एक, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन बनने की रेसिपी जो है वो जीन्स में होती है। हर हमारे इंसानों में 20,000 तकरीबन 20,000 जीन हैं। हर जीन एक प्रोटीन बनाने की रेसिपी है। तो जीन को पढ़ा जाता है, उससे आरएनए बनता है। आरएनए से राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। किससे कैसे बनाता है? एक एक अम, वो जो कोड है उसमें आरएनए में, राइट? आरएनए डीएनए की कॉपी है। तो डीएनए में जो वो है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो 3-3 के हिस्सों में सेट में होते हैं, उन्हें कोडॉन्स कहते हैं। अभी हम बात करेंगे उसकी। उन कोडॉन को, एक-एक कोडॉन को पढ़ के राइबोसोम जो है एक-एक अमीनो एसिड यहाँ जोड़ता जाता है। इस तरह एक लंबी लड़ी बनती है, राइट? अब ये लंबी लड़ी बन गई, वो प्रोटीन किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ एक लड़ी है। लेकिन फिर उस अम, लड़ी में आपस में स्ट्रक्चर बनाने लगती है। और मैंने भी बात की थी कि वो पानी में बनता है। पानी में किसी जगह हाइड्रोजन का एटम है, वहाँ पे थोड़ा-सा प्लस चार्ज है, कहीं पे ऑक्सीजन का एटम है, थोड़ा-सा माइनस चार्ज है। तो ये जो चार्जेस हैं, ये जो प्रोटीन में जो चार्जेस हैं, उनके साथ अट्रैक्ट या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे स्ट्रक्चर बनने लगता है। तो एक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है वो तो एक सीधी लेयर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है जब ये प्रोटीन फोल्ड होती है। फिर फोल्ड होने के बाद इजाफी स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी फोल्ड होने के बाद जो शेप बनी वो फिर आपस में दोबारा मुड़ती है, और ये फिर कर्ल्स बनते हैं उसमें। फिर इन कर्ल्स के बनने से एक ये जो कर्ल्स बनते हैं इसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो 3D शेप बनती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर से बनती है। और उसके बाद फिर बाज औकात एडिशनल स्ट्रक्चर बनता है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर भी फिर एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और ज़्यादातर ये पानी में बनता है, यानी ज़्यादातर ये जो है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से होती है। लेकिन बाज़ औक़ात एडिशनल प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें शेफ़रॉन प्रोटीन्स कहते हैं, वो उनकी, और ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एडिशनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही है, उससे फिर ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है। तो पेचीदा प्रोटीन्स बनने का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ कॉपिंग का प्रोसेस नहीं है, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन और यानी राइबोसोम से जो बनती है एक लड़ी, वहाँ वो कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद जो फोल्डिंग है, वो असल जादू है जिससे प्रोटीन का फंक्शन बनता है। अगर प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाए, तो फिर वो दुरुस्त स्ट्रक्चर नहीं बनता। इसकी आसान सी मिसाल है कि अंडा लिक्विड होता है, वो इसलिए कि वो प्रोटीन जो है वो अपने नॉर्मल जो वहाँ पे स्ट्रक्चर बनना चाहिए उस स्ट्रक्चर में है। आप अंडे को गर्म करें तो ये बॉन्ड टूटने लगते हैं, और फिर वो नए बॉन्ड बनाने लगते हैं जो बिल्कुल बेहंगम होते हैं। उसलिए इसलिए वो अंडा फिर सख्त हो जाता है। तो वो बाकायदा क्वाटर्नरी और टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाने के वो बेहंगम स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, और वो फिर जो है हम खाने के काम तो आता है, इसलिए कि जिस्म में जाके तो इनको सबको बॉन्ड्स को टूटना ही है वैसे। लेकिन फिर वो अंडा जो है बच्चे बनाने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो उस फॉर्म में चाहिए जो ओरिजिनल अंडे में है। इसी तरह आपको शायद इल्म हो कि एक बीमारी है, थी, एक ज़माने में बहुत मशहूर हुई थी। मैड काउ डिज़ीज़ कहते हैं इनको। ये यूरोप में, ख़ास तौर पर ब्रिटानिया में बहुत ज़्यादा इसका मसला था कि गाँव के बड़े-बड़े रेवड़ के रेवड़, वो अजीब किस्म की हरकतें करने लगते थे, दीवारों को टक्करें मारना, और एक दूसरे को टक्करें मारना। बाज़ औक़ात वो चल नहीं सकती, वो गिर जाती थीं। तो वो जब उसको तहकीक की गई तो पता चला कि ये ना किसी बैक्टीरिया की वजह से है, ना किसी वायरस की वजह से है, ये बायोकेमिस्ट्री की वजह से है। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? प्रायॉन्स एक प्रोटीन होती है, यानी प्रोटीन की एक शक्ल है। बेसिकली प्रायॉन जो है वो मिसफ़ोल्डेड प्रोटीन है। और मिसफोल्डेड प्रोटीन जब रेगुलर प्रोटीन के साथ बनती है, तो चूंकि मिसफोल्डेड है, इसमें जो पोजीशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वो अब बेहंगम है, तो वो नॉर्मल खलिए के साथ मिलती है, तो वो नॉर्मल खलिए के प्रोटीन को भी मिसफोल्ड कर देती है। तो प्रायॉन्स जब जानवर के
जिस्म में जाते हैं, वहाँ से काऊ की बात कर रहा हूँ, उनके दिमाग में जाते हैं, तो दिमाग में प्रोटीन्स को मिसफोल्ड करने लगते हैं। और जब दिमाग में जो प्रोटीन है मिसफोल्ड होती है तो फिर वो काम नहीं करते, तो वो न्यूरॉन्स उससे फिर नकारा हो जाते हैं। अ, तो ये सब चीजें कि प्रोटीन फोल्डिंग का मैकेनिज्म हर जानदार में एक सा है, प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म हर जानदार में एक सा है, ये भी हमें बताते हैं कि ये अ, अ, यकीनन एक दफा इर्तिका पजीर हुआ और उसके बाद फिर हर जानवर में एक सा है। यानी इतना पेचीदा मैकेनिज्म, इसका अलग अलग अनवा में अलग अलग इर्तिका पजीर होना वर्चुअली नामुमकिन है। डीएनए की अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की थी कि डीएनए बेसिकली डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उनके पीछे बैकबोन होती है। डीएनए में बैकबोन डबल होती है, डबल हेलिक्स कहते हैं इसको। आरएनए में एक बैकबोन होती है जो राइबोस की शुगर होती है। अ, और डीएनए और आरएनए में एक तो जो बैकबोन है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। उसके अलावा फर्क ये है कि आरएनए में यूरेसिल इस्तेमाल होता है, यानी जो चार जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें से एक यूरेसिल है। जबकि डीएनए में यूरेसिल इस्तेमाल नहीं होता, उसमें उसकी जगह थायमिन इस्तेमाल होती है। बाकी तीन जो है वो एक से हैं। तो अब देखिए कि इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान का डीएनए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में होता है, राइट। अगर हम जीन्स की बात करें तो तकरीबन 20,000 जीन होते हैं और हर जीन जो है प्रोटीन बनाने की रेसिपी है। और हमने बात की थी कि ट्रांसफर आरएनए वो डीएनए की कॉपी बनाता है और उसके बाद फिर वो राइबोसोम में उसकी प्रोटीन बनती है उससे, राइट। अभी जो प्रोसेस है डीएनए को पढ़ने का और उसके बाद उससे ट्रांसफर आरएनए बनाने का, ये तमाम अनवा में एक सा है, यानी इनमें जरा बराबर भी फर्क नहीं है। और हकीकत ये कि डीएनए से जब हम पढ़ते हैं तो हम ये ATGC पढ़ते हैं, ये मतलब नाम है चार मॉलिक्यूल्स के। लेकिन जब उससे आरएनए बनता है तो हर नौ के हर खलिए में, जब अब जैसे अब 20,000 इंसान में जीन है, जहाँ जहाँ जो जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है वो पढ़ा जाता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से पढ़ा जाता है, राइट। जानवरों में एन वही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है जो वो डीएनए को पढ़ता है। उसके बाद आरएनए का प्रोसेस जो है बनाने का, वो हर जानदार में एक सा है। और ये जो खास तौर पे ये जो फैक्ट है कि थायमीन की जगह यूरेसिल इस्तेमाल होती है, हर नौ में एग्जैक्टली यही कुछ होता है। और फिर जो एनकोडिंग का मैकेनिज्म है, वो जो कोडॉन्स हैं जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट, ये डिफाइन करता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड उस प्रोटीन में बनेगा, और वो सीक्वेंस डिफाइंड होती है, राइट। अब ये हर लाइफ फॉर्म में एक सा है। तो ये सवाए इसके कि हम ये नतीजा निकालें कि ये एक दफा इर्तिका पजीर हुआ और उसके बाद तमाम अनवा में अ, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। ये अलग अलग अगर ये तरीके इर्तिका पजीर होते हैं तो फिर इस बात का इम्कान वर्चुअली सिफर है कि तमाम अनवा में एग्जैक्टली वही प्रोसेस होता है। अब हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी जीन को पढ़ें तो उसमें एक स्टार्ट कोडॉन होता है जो ये जाहिर करता है, और वो पूरी यूनिवर्सल है, यानी हर नौ में स्टार्ट कोडॉन एग्जैक्टली वही होता है। और उसको पढ़ने का जो मैकेनिज्म है, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म है, उसमें स्टार्ट कोडॉन को पहचानने का जो तरीका है वो भी तमाम में एक सा होता है। बहरहाल, एक अगर हम जीन की बात करें, उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक स्टार्ट कोडॉन होता है, उसके बाद बाकी कोडॉन होते हैं जो 20-25 भी हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। और उसके साथ फिर एक स्टॉप कोडॉन होता है, यानी एक यूनिवर्सल कोड है जो ये बताता है कि यहाँ पे अब ये जीन खत्म हो गया, यानी इस प्रोटीन बनाने का काम खत्म। अच्छा, अब ये जो कोडिंग है, ये अ, तीन न्यूक्लियोटाइड, यानी तीन ये जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है, राइट। तीन न्यूक्लियोटाइड का एक सेट, वो अगर AUG हो। अब हम ये बात कर रहे हैं
आरएनए की, राइट? डीएनए में जब था तो वो टी था इसकी जगह, लेकिन अब आरएनए में आ गया है तो ये अब यू आ गया, तो डीएनए में एटीजी था, यहाँ पे आरएनए में आके एयूजी हो गया है, यूरेसिल आ गया है। तो मैकेनिज्म जो पढ़ने का है वो, अगर पढ़ते पढ़ते एयूजी मिले उसको, एयूजी का मतलब है कि अब यहाँ से उसने ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देनी, ये स्टार्ट कोडॉन है, और ये हर नौ में एग्जैक्टली यही प्रोसेस, हर नौ के हर खलिए में एग्जैक्टली यही प्रोसेस है। और फिर मुख्तलिफ जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके, जैसे अगर यू 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 हो, यानी फिर हम उसी की बात कर रहे हैं आरएनए की, अगर आरएनए में यू 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 कोडॉन हो, तीन स्टार्ट कोडॉन के बाद फर्ज कीजिए यू 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 आ गया है, तो ये न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन करता है, फेनिलैलनिन। और किसी भी नौ में अगर यू 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 आता है इस प्रोसेस में, टीआरएनए में अगर यू यू है, तो उसकी जगह एग्जैक्टली यही न्यूक्लियोटाइड, सॉरी यही एमाइनो एसिड सेलेक्ट होगा। अगर जी जी ए है, कहीं एक कोडॉन है इसमें जी जी ए है, तो वो ग्लिसरीन ही बनाएगा। और फिर अगर कहीं यू 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 ए आता है, तो वो फिर स्टॉप कोडॉन होता है, कि वहां पे फिर वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये जो कोड है, ये यूनिवर्सल कोड है, ये हर लाइफ फॉर्म में ऐसा ही होता है। और बाज़ औक़ात जीनियाती डिफेक्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक जीन है, उसमें ये AUG, उसके बाद ये कोडॉन्स, 20वें कोडॉन है, उसके बाद एन में UAA है, राइट? अब कहीं पे UGA है, जो किसी प्रोटीन किसी अमीनो एसिड को डिफाइन करता है। अब म्यूटेशन की वजह से वो UGA अगर UAA हो गया, तो अब वो स्टॉप कोडॉन बन गया, राइट? तो अब वो जो ट्रांसलेशन बनेगी उसमें वहां पे वो ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगी, और उसके आगे की जो सीरीज है वो प्रोटीन में नहीं आएगी, तो अब वो प्रोटीन जो है मिसफॉर्म होगी। तो म्यूटेशन से प्रोटीन मिसफॉर्म जो होती हैं, जिससे जीनियाती डिफेक्ट पैदा होते हैं, उसकी वजह ये है कि अगर कोई कोडॉन तब्दील हो गया है और उसका मतलब तब्दील हो गया, उसका मतलब जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने मिसाल दी थी कि अ, अगर ये जो रेसिपी है प्रोटीन बनाने, उसके बीच में कहीं UAA आ जाए, तो वहां पे फिर वो कोडिंग खत्म हो जाती है, उससे फिर वो जब प्रोटीन बनेगी तो जाहिर है फिर वो सही फोल्ड नहीं बनेगी, अगर सही फोल्ड नहीं बनेगी तो वो सही सही फंक्शन नहीं करेगा। तो अब ये देखिए कि ये कोडिंग मैकेनिज्म जो है, ये कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि अगर मुख्तलिफ जानवरों में, मुख्तलिफ अनवा में ये अलग अलग तरीके से इर्तिका पजीर हुआ है, तो ये एक ही कोडिंग सिस्टम बने, राइट? तो ये जो कोडिंग सिस्टम की यूनिवर्सैलिटी है, ये हमें बताती है कि ये एक दफ़ा इर्तिकाब से हुआ, और उसके बाद हर नौ में नस्ल दर नस्ल तकसीम हो रहा है। एंजाइम्स की अगर हम बात करें, आई ट्राई टू स्पीड अप। एंजाइम वो प्रोटीन, एंजाइम खुद प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये वो प्रोटीन है जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, यानी किसी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। और ये इस तरह से बनते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जब उस पे कोई मॉलिक्यूल जिसकी रिएक्शन का रेट बढ़ाना मकसूद है, राइट? तो वो सबस्ट्रेट, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसके केमिकल रिएक्शन को एंजाइम स्पीड अप करता है, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। तो वो मॉलिक्यूल, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो एंजाइम के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से मैच करता है, राइट? तो जब मैच करता है, तो मैच करने की वजह से यहाँ पे फिर वही आता है कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रिएक्शंस की या इंटरेक्शंस की वजह से इस सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स हैं उनकी लेंथ तब्दील हो जाती है, और उससे क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी, यानी तामलत करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो तब्दील हो जाती है, और वो रिएक्शन तेज हो जाता है। तो एंजाइम्स वो प्रोटीन्स हैं जो आज खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उनकी वजह से कोई रिएक्शन तेज हो जाता है। और ये एंजाइम्स हर जानवर में एक से हैं। एक सिर्फ मैं एंजाइम की आपको मिसाल दूंगा। एक एंजाइम होता है ATP सिंथेस, जो
एटीपी बनाने के काम आता है और ये कसीर खलवी जो जानवर हैं उनमें जो आपको पता है कि यूकैरियोटिक खलिये होते हैं, उनमें यूकैरियोटिक खलियों में एक और ऑर्गेनेल होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये मॉलिक्यूल हैं, एंजाइम जो है मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल है जिसे एटीपी सिंथेज़ कहते हैं और ये एटीपी सिंथेज़ इस कदर पेचीदा है, इस कदर पेचीदा है कि इसकी अगर हम अब बात करें तो इसको एक पूरा लेक्चर सिर्फ़ एटीपी सिंथेज़ पे हम बना सकते हैं। एटीपी सिंथेज़ में बाकायदा एक मोटर है जो प्रोटॉन से चलती है। यानी हमने पहले बात की थी जब हमने शुरू में ज़िंदगी के आगाज़ की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से हाई एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन के निकलने से अ अ, एक वो पोटेंशियल बनता है और उस पोटेंशियल की वजह से वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से प्रोटॉन्स पे फोर्स एक बनती है जिसे हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं और वो फोर्स उस फोर्स से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एटीपी सिंथेज में एक मोटर है जो घूमती है और उसके घूमने से एडीपी के मॉलिक्यूल जो हैं उनमें एक और फॉस्फेट ग्रुप लगता है और वो एटीपी बन जाता है। तो ये घूमने से उसकी जो एडीपी की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है, यानी वो बॉन्ड बनाना आसान हो जाता है और वो फिर एडीपी का मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। अब ये एंजाइम्स हर नौ के हर खलिये में एक तरह से काम करते हैं, एक ही इनका स्ट्रक्चर है और ये भी हमें ये बताता है कि बायोकेमिस्ट्री सबकी एक दफ़ा इर्तिकाब से हुई। तो ये मैंने ऑलरेडी इसकी बात कर दी है कि एंजाइम्स कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन एक और जो अहम फैक्टर है कि एंजाइम्स बहुत नैरो एनवायरनमेंट में काम करते हैं, यानी पीएच की हमने मिसाल दी थी। पीएच बहुत नैरोली फ़ोकस होती है एंजाइम्स के लिए। इंसान के जिस्म में मैंने अर्ज़ किया था कि तकरीबन 7.4 होती है खून की पीएच। अगर वो पीएच तब्दील हो जाए तो खून में जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो काम करना छोड़ देती है। इसी तरह टेम्परेचर, आपको पता है कि अ, आमतौर पे टेम्परेचर 37 डिग्रीज़ के आस-पास होता है, जिस्म इंसानी जिस्म की बात कर रहा हूँ। बुखार होता है तो ये ज़्यादा हो जाता है। ये ज़्यादा क्यों होता है? कि इर्तिकाई प्रोसेस में हमारे जिस्म ने हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है उसने ये सीख लिया है कि बहुत सी अम, अ, बैक्टीरिया, बहुत से वायरसेस उनको कॉपी बनाने के लिए वो टेम्परेचर चाहिए होता है जो इंसान का टेम्परेचर है। तो अगर इंसान का टेम्परेचर बढ़ जाए और ये विंडो तब्दील हो जाए, यानी टेम्परेचर थोड़ा-सा शिफ्ट होके ऊपर की तरफ आ जाए तो वो बायोकेमिस्ट्री सही काम नहीं करती और वो जो बैक्टीरिया हैं या जो वायरसेस हैं उनकी कॉपी नहीं बन पाती। तो बुखार होना दरअसल हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है जो हमारी अपनी बायोकेमिस्ट्री को इस तरह तब्दील कर रहा है कि जो पैथोजेन्स हैं वो अपनी कॉपियाँ ना बना सकें। और ये नैरो रेंज ये मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ ऑप्टिमाइज़्ड है। जैसे इंसान का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्रीज़ होता है। अगर आप बैट्स को देखें, चमगादड़ों को, उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उनमें ये सारे का सारा सिस्टम चलता बिल्कुल वैसे ही है लेकिन ऑप्टिमाइज़्ड है ज़्यादा टेम्परेचर के लिए। कुछ जानवर हैं जिनके खून की पीएच थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती है। तो हर जानवर में ये जो एंजाइम्स हैं दे आर ऑप्टिमाइज़्ड फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, लेकिन काम करने का बेसिक मैकेनिज़्म जो है वो सब में एक सा है। एटीपी की हमने बात की थी। एटीपी बेसिकली एडीपी एक मॉलिक्यूल है जिसमें जिसे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। अब ये डाइफॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल हैं, ये एक-दूसरे को स्ट्रेच की हालत में होते हैं। उनके साथ एक और मॉलिक्यूल लग जाए तो ये एटीपी बन जाता है। अब इस एटीपी को बनाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी मैंने अभी अर्ज़ किया था ये प्रोटॉन मोटिव फ़ोर्स से आती है और ये एटीपी सिंथेज़ में बनते हैं जिनमें मोटर के घूमने की वज़ह से एडीपी के जो मॉलिक्यूल है और एटीपी में जो फ़ॉस्फ़ेट का मॉलिक्यूल है, ये एक-दूसरे के साथ बाइंड करते हैं और एटीपी बनती है। तो ये जो प्रोसेस है, इसे सेल्युलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और फिर एटीपी मॉलिक्यूल जहाँ पे इस्तेमाल होता है और ये जो प्रोसेस है ये समझ लीजिए कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस जिसमें साथ पानी बनता है। फिर जब एटीपी जहाँ इस्तेमाल होता है तो वो हाइड्रोलिसिस के उससे इस्तेमाल होता है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी ये बॉन्ड
अब ये जो बॉन्ड हैं, ये एक-दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट? उसकी वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेच्ड हालत में है और स्ट्रेच हालत में होने की वजह से इनमें एनर्जी होती है बहुत सी। फिर ये जब बॉन्ड टूटता है हाइड्रोलिसिस की वजह से, तो वो एनर्जी जो खारिज होती है, वो फिर वो किसी और बॉन्ड के बनाने में इस्तेमाल होती है। और ये भी प्रोसेस जो है, ये एटीपी हमने पहले ज़िक्र किया था कि हर किस्म के जानवरों में, हर किस्म के यानी इवन बैक्टीरिया में, जिनका यानी ये तकरीबन 2-3 अरब साल पहले से हमसे अलग हो चुके हैं, उनमें भी एटीपी ही इस्तेमाल होती है। और ये जो कोई ज़रूरत नहीं है कि यानी एटीपी के अलावा भी असूलन बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो एनर्जी को इस तरह से स्टोर करें और फिर उनको तोड़ें तो एनर्जी खारिज हो। लेकिन ज़िंदगी के हर फ़ॉर्म में एटीपी ही क्यों इस्तेमाल होता है? इसलिए कि जो पहले मॉलिक्यूल बने थे, यानी हमारे जो तमाम अजदाद हैं, जिनको लूका कहते हैं, उनमें भी यही मैकेनिज़्म था। और ये एटीपी का मैकेनिज़्म लूका के इर्तिका पज़ीर होने से भी बहुत पहले आ चुका था। ये एक ही दफ़ा इर्तिका पज़ीर हुआ है और फिर वो तमाम लाइफ फॉर्म में आगे अचीव हुआ। मेटाबॉलिज़्म क्या है? मेटाबॉलिज़्म जिस्म का जो एनर्जी हासिल करने की जो काबिलियत है, उसे मेटाबॉलिज़्म कहते हैं, राइट? और ये भी हम देखेंगे कि तमाम जानवरों में बिल्कुल एक सा है। तो अ, जब सॉरी, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं और उसमें एनर्जी हासिल होती है, उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जब छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के और एनर्जी के इस्तेमाल से बड़े मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, तो ये इसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और कैटाबॉलिक प्रोसेस में ख़ास तौर पे जो यूकैरियोटिक जो खलियाँ हैं, उनमें अ, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वजह से वो प्रोटॉन फ़ोर्स बनती है और फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को फिर डंप चाहिए होता है, जहाँ पे वो जाके जम हो जाएँ, तो वो फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, जो वो क्योंकि ऑक्सीजन जो है, आपको पता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को बहुत ईज़िली ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ख़त्म करके एंड में फिर वो ऑक्सीजन का एटम इस्तेमाल होता है, जिसमें वो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें जाते हैं, तो वो फिर ऑक्सीजन का वो आयन बन जाता है, राइट? और फिर हाइड्रोजन के जो वो हैं आयन्स यानी प्रोटॉन्स, उनके साथ मिलके फिर वो पानी का मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन डंप के तौर पर। तो फिर अब सवाल ये है कि फिर ऑक्सीजन बंद हमें ना मिले तो नुकसान बढ़ क्यों जाता है? इसलिए कि अगर ऑक्सीजन ना हो, तो वो जो इलेक्ट्रॉन डंप करने का प्रोसेस है, वो बंद हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पीछे इकट्ठा होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगें तो फिर वो सेपरेशन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स बनती है, या जो प्रोटॉन मोटिव फ़ोर्स बनती है, वो नहीं बनती। और वो सारे के सारा जो बैकअप हो जाता है, सिस्टम रुक जाता है, प्रोसेस पूरे का पूरा रुक जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई नहर चल रही है, उसमें अगर आप कोई बंद बना दें, तो आगे पानी खत्म हो जाता है, लेकिन पीछे फिर पानी इकट्ठा होने लगता है, राइट? इसी तरह ये पीछे इकट्ठा होने लगता है। तो बहरहाल वो एक लंबी बहस है, वो फिर कभी इस पे करेंगे। बुनियादी नुक्ता यहाँ पे ये है कि ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को तोड़ के उनसे एटीपी बनाने का प्रोसेस, ये बिल्कुल एक सा है। ये एक्चुअली एक से ज़्यादा मैकेनिज़्म है। तो अ, वो प्रोसेस है एटीपी सिंथेसिस, जैसे हमने बताया था, एटीपी बनती है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। लेकिन एनाबॉलिक प्रोसेसेस भी हैं जिनमें एटीपी बनती है जब हम अ, अ, जो शुगर के एटम हैं, ग्लूकोज़ के एटम, राइट? ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम शुगर के एटम को तोड़ते हैं, वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। उसमें एटीपी इस्तेमाल भी होती है, लेकिन एंड में एटीपी बनती भी है उससे, राइट? तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और हमारे मसल्स सोर हो जाते हैं, हमारे मसल दुखने लगते हैं, उसकी वजह ये है कि जब ऑक्सीजन पूरी ना मिले, यानी अब हम अ, जितनी मसल्स को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन की वजह से उतनी एनर्जी पूरी नहीं हो रही, नहीं बन रही, तो फिर वो एनाबॉलिक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें फिर एटीपी इस्तेमाल भी होती है, लेकिन एटीपी बनती भी है उसमें। तो बहरहाल नुकता ये है कि सारे के सारे प्रोसेसेस, ये हर जानदार में, हर
यूकैरियोटिक कलिये में ये कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है एन इसी तरह का। और उसकी वजाहत यही है कि जिंदगी में ये प्रोसेस एक दफा इर्तिकाब सिर्फ हुए और अब तमाम जानवरों में से। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात की थी हमने, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनता है। और ये प्रोसेस अब यहाँ पे वक्त इतना नहीं है कि हम डिटेल में जाएं, लेकिन बेसिकली यही है जैसे मैंने भी कहा था, ग्लाइकोलिसिस पहला प्रोसेस है जिससे हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। उससे पायरूवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज से दो पायरूवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। और साथ एटीपी बनता है। तो उससे सिर्फ दो एटीपी बनते हैं इस सारे प्रोसेस में, राइट। तो ये इनएफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन ये चूंकि ऑक्सीजन के बगैर हो सकता है, इसलिए ये हर खलिए में हो सकता है। तो हमें जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो जिस्म एनाबॉलिक प्रोसेसेस से एटीपी बनाने लगता है। लेकिन एटीपी एनाबॉलिक प्रोसेस हर वक्त बन रही होती है, जब ज़रूरत पड़े तो वो फिर ज़्यादा बनाने लगता है। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है तेज़ हो जाता है अगर हमें एनर्जी की फौरी ज़रूरत हो। पर पायरुवेट के जो वो एटम जो मॉलिक्यूल बने हैं वो फिर क्रेब्स साइकिल में जनते हैं। क्रेब्स साइकिल भी एक जिसे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये बहुत पेचीदा साइकिल है, इस पे बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन इसमें अम, वो बेसिक प्रोसेसेस होती हैं जिससे प्रोटॉन खारिज होते हैं। और वो प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से वो एटीपी सिंथेस की तरफ जाते हैं। और एटीपी सिंथेस में यानी इस क्रेब्स साइकिल में प्रोटॉन बनते हैं, यानी अलग होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल पर जाता है, उससे वो प्रोटॉन की वो फोर्स बनती है, जिससे फिर वो एटीपी सिंथेस में एटीपी बनता है। और ये प्रोसेस, देखिए ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ दो एटीपी बने थे, और ग्लाइकोलिसिस में साथ दो पायरुवेट बने थे। दो पायरुवेट के एटमों से टोटल 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, और उसमें दो ये शामिल कर लें जो ग्लाइकोलिसिस में बने थे, तो टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, राइट। जबकि अगर हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस तक महदूद रखें तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से सिर्फ दो एटीपी बनते हैं। इसलिए ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, नॉर्मल हालत में ये सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन नुक्ता ये है कि तमाम यूकैरियोटिक खुलियों में ये सारे का सारा सिस्टम एक से चलता है। फोटोसिंथेसिस की बात करें, जो जाहिर है कि इंसानों में या जो मैमल्स हैं उनमें तो नहीं होता, वर्टेब्रेट्स में नहीं होता ये, ज़्यादातर पौधों में होता है। उसके अलावा यखल भी जानवर हैं जो समुद्रों में रहते हैं, उनमें जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अ, तो आमतौर पे हम ये समझते हैं कि ऑक्सीजन दरख्तों से पैदा होती है, विच इज़ ट्रू, दरख्तों से ऑक्सीजन बनती है, लेकिन ज़मीन पर ज़्यादातर ऑक्सीजन समुद्र में बनती है, और वो बैक्टीरियल सिंथेसिस से बनती है। यानी समुद्र की सतह पर जो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया, वो फोटो सिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन खारिज होती है। और चूंकि समुद्र तीन चौथाई हिस्सा जमीन की सतह का समुद्र है, तो वहां से जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो दरख्तों से बने वाले ऑक्सीजन की निस्बत कहीं ज्यादा होती है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, अब इसमें भी हम देखते हैं कि वो चाहे किसी भी पौधे में हो या चाहे वो साइनोबैक्टीरिया में हो, जिनका पौधों से बहुत दूर का रिलेशनशिप है, राइट। लेकिन बेसिक प्रोसेस बिल्कुल एक सा है कि अ, सूरज की एनर्जी से जो फोटोन आते हैं उनसे पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, और पानी के मॉलिक्यूल को टूटने से अ, एक जो हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, राइट, उसको फिर ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर शुगर बनती है, और ऑक्सीजन फिर खारिज हो जाती है। ऑक्सीजन यानी साइनोबैक्टीरिया के लिहाज से या पौधों के लिहाज से देखें तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक फजले के तौर पर खारिज होती है, राइट। लेकिन ये अब जो फोटोसिंथेसिस में जो बेसिक जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट है। यानी हर पत्ते के अंदर जो खलियां हैं
यूकेरियोटिक खलिए, उनके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, उन ऑर्गेनेल्स को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइनोबैक्टीरिया हैं। जैसे हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया ये एक्चुअली बैक्टीरिया थे किसी ज़माने में जो मुक़य्यद होके अब एक ऑर्गेनेल बन गए हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट किसी ज़माने में बैक्टीरिया थे। उस किस्म के बैक्टीरिया आज भी समुद्र में पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था, समुद्र में जो ऑक्सीजन बनती है वो ज़्यादातर वो साइनोबैक्टीरिया से बनती है। लेकिन करोड़ों अरबों साल पहले किसी अ, यूकेरियोटिक खलिया ने क्लोरोप्लास्ट को एब्ज़ॉर्ब किया और उसके अंदर एक वो अब एक सिम्बियोटिक प्रोसेस बन गया जिनमें क्लोरोप्लास्ट उस यूकेरियोटिक खुले के अंदर रहते हुए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है। तो हर पौधे में फोटोसिंथेसिस एन एक ही तरीके से होता है, जिसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस भी एक दफ़ा इर्तिकाब ज़ीर हुआ और उसके बाद अ, तमाम ऐसी अ, अनवा जिनमें फोटोसिंथेसिस आज होता है, वो उसी की अगली नस्लों से आए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अ, अमीनो एसिड्स की अगर बात करें और शुगर्स की अगर बात करें, तो अमीनो एसिड्स की पहले बात करते हैं। अमीनो एसिड्स 2 तरीके से हो सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं, राइट हैंडेड भी हो सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि कार्बन का एटम है, उसमें साथ ये एक आर ग्रुप है, उसके अलावा हाइड्रोजन का एटम है और फिर एक COOH है और एक यू नो NH2 या NH3 है, राइट? ये जो है ये दाईं तरफ भी हो सकता है COOH, ये बाईं तरफ भी हो सकता है। तो इसको हम ये जो H2N है, NH2 ये बाईं तरफ भी हो सकता है, दाईं तरफ भी हो सकता है। तो अगर बाईं तरफ हो तो इसको हम कन्वेंशन ये है कि इसको लेफ्ट हैंडेड कह देते हैं और ये अगर जो दाएँ तरफ हो तो इसको हम राइट हैंडेड कह सकते हैं, राइट? तो हर किस्म के लाइफ फॉर्म में सिर्फ लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह शुगर्स भी सिर्फ एक किस्म की शुगर है। शुगर भी लेफ्ट और राइट दोनों हैंडेड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ राइट हैंडेड शुगर इस्तेमाल होते हैं। यानी अ, लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड और राइट हैंडेड शुगर्स पूरी लाइफ में सिर्फ यही इस्तेमाल होते हैं। दूसरी वर्ज़न इनके इस्तेमाल नहीं होती और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद अ सिनेरियो जिसमें ये मल्टीपल जगह पर ज़िंदगी इर्तिका पज़ीर हुई हो और हर दफ़ा इसने लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड और राइट हैंडेड शुगर्स चूज़ की हों। इसकी वाहिद प्लॉज़िबल जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि एक दफ़ा ज़िंदगी इर्तिका पज़ीर हुई और ये गालिबन महज़ एक इत्तेफ़ाक है कि लाइफ़ जहाँ इवॉल्व हुई वहाँ पे ज़्यादती थी लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड्स की और राइट हैंडेड शुगर्स की। लेकिन अब वो एक अ, ये मुक़य्यद हो गया सिस्टम कि लाइफ़ हमेशा यही इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद डीएनए की हम बात पहले कर चुके हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन हम अगर अपने जीन्स को देखते हैं, जीन्स को कंपेयर करें, तो उनमें हमें कॉमनैलिटी नज़र आती है। कॉमनैलिटी को अब हमारे पास इतने टूल्स हैं कि अब हम मुख्तलिफ़ अनवा का डीएनए और डीएनए के हर जीन को अलग-अलग अब कंपेयर कर सकते हैं, राइट? और वो कंपैरिज़न करें और फिर हमारे पास अब सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं, मस्नूई ज़हानत मौजूद है, जिससे हम इनके पूरे इवोल्यूशनरी ट्री बना सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ तरीकों से इवोल्यूशनरी ट्री बनाएँ, वो कमोबेश एक ही इवोल्यूशनरी ट्री बनता है, राइट? और उसकी बाद वज़ाहत यही है कि ये एक ही नौ से इर्तिकाब हुए हैं। तो बुनियादी जो नुक्ता है वो यही है कि अ, पेचीदा जो बायोलॉजिकल तामुलात हैं यानी केमिकल प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं, राइट? रिएक्शन जो हैं उनकी बहुत सी मुमकिन अक़साम है, लेकिन उनका एक सबसेट है, जो ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, लेकिन हर लाइफ़ फ़ॉर्म में ऐन वही एक सबसेट इस्तेमाल होता है। और ये अभी जो हमने सारी बात की थी, ये इस बात की अलामत है कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही दफ़ा इर्तिका पज़ीर हुई और गोया बायोकेमिस्ट्री में जगह-जगह ये शवाहद मौजूद हैं कि अ, मौजूदा अनवा इर्तिका पज़ीर हुई हैं, ये खुद से नहीं बन गई। तो इन तमाम कॉमनैलिटीज़ की
वाहिद जो लॉजिकल वजाहत है, आप मतलब अगर आप लॉजिक पर बात नहीं करना चाहते, आप इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं, आपने पहले से फैसला कर रखा है कि इर्तिका नहीं हुआ, तो फिर तो आप बहुत सी वजाहतें दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दयानतदारी से इन सब चीज़ों को देखें और पहले हम जो लेक्चर्स में 13-14 लेक्चर में बात कर चुके हैं, उन सबको मजमूई तौर पर देखें, तो इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इर्तिका की, कि इन तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो इर्तिका के अलावा और कोई वज़ाहत नहीं है जो इन सब की सैटिस्फैक्टरी वज़ाहत दे सके। तो बहरहाल हम मतलब समरी में पहले से ज़िक्र कर चुका हूँ सबका कि बायोकेमिस्ट्री हमें यही बताती है कि ये तमाम के तमाम अनवा में जो कॉमन बायोकेमिस्ट्री है वो इसलिए है कि एक ही दफ़ा इर्तिकाब से हुई थी। तो ये 1-2 जो फ़ॉइल्स हैं जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हैं। तो अब आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिए। जी, चैट में एक जो सवाल है कि वो है कि क्या प्रोसेस खाना वाक़ई हमारे मिज़ाज और हमारे दिमागी सेहत पर असरअंदाज़ होता है? तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि प्रोसेस खाने में एक तो अभी हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की, शुगर्स की जो हमें एनर्जी देती हैं। और वो शुगर्स अम, अगर हमारे जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा हों, फिर हमारा जिस्म उन्हें अ, ग्लाइकोजन की सूरत में या फैट की सूरत में इकट्ठा करता रहता है, जिससे फिर हमारे जिस्म पर फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो वो हर किस्म की बायोकेमिस्ट्री को असर करता है, जिसमें हमारे दिमाग की बायोकेमिस्ट्री भी शामिल है, हमारे मसल्स की बायोकेमिस्ट्री भी शामिल है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे जिगर, अ, उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, हमारे गुर्दों पर ज़्यादा लोड पड़ता है, राइट? मिसाल के तौर पर अगर हमें शुगर है, यानी डायबिटिक है, तो वो हर किस्म के केमिकल प्रोसेस पर असर पड़ता है। उससे अ, हमारे नर्व्स वो ख़राब होने लगती हैं, गुर्दे ख़राब होने लगते हैं, आँखें ख़राब होने लगती हैं। तो वो बहुत एक अ, संगीन मसला है। और मतलब प्रोसेस खाना सिर्फ वाहिद वजह नहीं है। हमारी इनएक्टिविटी भी है, यानी हमारा लाइफस्टाइल भी है। कि हम अगर प्रोसेस खाना खाएंगे जिसमें न सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, शुगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी उसमें शुगर भी डाली होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी डाले होते हैं जो बहुत ज़्यादा शुगर होती है। उसके अलावा केमिकल डाले होते हैं, मसाले वगैरह डाले होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो प्रिजर्व करने के लिए होते हैं ताकि उसकी शक्ल देर तक बरकरार रहे। और वो केमिकल फिर ज़ाहिर है हमारे जिस्म में जाते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री को मुतासर करते हैं। तो बिल्कुल जिस्म पर भी असर पड़ता है और ज़हनी सेहत पर भी असर पड़ता है। How human body maintains blood pH within a narrow range, including role of CO2 and brainstem, breathing and buffering systems. ये बहुत अच्छा सवाल है। अम, कभी आप तजुर्बा कीजिए कि अगर हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक लें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, राइट? मुख्तलिफ लोगों की ये लिमिट मुख्तलिफ होती है, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आधे घंटे तक सांस रोक सके, राइट? और हालांकि सांस रोकना एक शऊरी प्रोसेस है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब हम चाहते हुए भी सांस को नहीं रोके रख सकते और सांस हमारी यानी ख्वाहिश के बावजूद चलने लगती है। अ, तो उसकी वजह क्या है कि हमारा दिमाग बहुत प्रिसाइसली हमारी ब्रेन केमिस्ट्री, सॉरी, ब्लड केमिस्ट्री को मॉनिटर कर रहा होता है। और पीएच जैसे-जैसे तब्दील होती है, वैसे यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो पीएच तब्दील होती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़ास हद से बढ़ जाए, तो हमारा जो ब्रेन स्टेम है, जहाँ पे ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, वो हमारे शऊरी कंट्रोल को ओवरराइड कर देता है और हम फिर साँस नहीं रोक सकते हैं, साँस चलने लगती है। तो ये एक बहुत पेचीदा सिस्टम है, उसमें जिगर का रोल है, उसमें गुर्दों का रोल है, में यानी बहुत से अलग-अलग सिस्टम हैं, जहाँ से दिमाग को इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर उसके मुताबिक जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अगर हम कोई मशक्क़त का काम करें, तो हमें साँस तेज़ी से चलने लगती है। वो उसपे हमारा कोई शऊरी कंट्रोल नहीं है, राइट? हम कोशिश
करें कि हम लंबी-लंबी साँस ना लें, तब भी हमें साँस लेना पड़ती है क्योंकि जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो इसलिए है कि अ, मेटाबॉलिज़्म तेज़ हो रहा है और उसमें फिर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खून में इकट्ठा हो रही है और उसको फ़िल्टर करने का यही तरीका है कि हम साँस लें, उससे ऑक्सीजन जिसम में जाएगी, उससे ये जो मेटाबॉलिज़्म है वो चलता रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों से निकलती रहेगी। अगर हम साँस तेज़ ना लें तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से नहीं निकल पाती, जिससे फिर ये है कि पीएच जो है वो खराब होने लगती है। और ये है कि आपको इल्म है कि अगर हम किसी वजह से खुदा ना ख़ास्ता अगर साँस बंद हो जाए, तो मौत भी वाक़ई हो सकती है क्योंकि अगर अ अ, कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो न्यूरॉन्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एटीपी की और अगर ऑक्सीजन ना मिले, तो एटीपी की प्रोडक्शन बंद हो जाती है और एटीपी की प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो हम फिर बिल्कुल अ, इस काबिल नहीं रहते यानी न्यूरॉन इस काबिल नहीं रहते कि वो कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकें। अगला सवाल जो है हमारे पास इब्राहिम अली साहब का है। जी। ये पूछ रहे हैं कि क्या जिनसियाती इंजीनियरिंग के ज़रिए मुस्तकबिल में ऐसे अफराद के अंदर नए अज़ाब पैदा किए जा सकेंगे जो पैदाइशी तौर पर किसी अज़ू से महरूम हैं? ये थोड़ा-सा यानी मुश्किल सवाल इसलिए है कि ये पेशगोई करना कि मुस्तकबिल में क्या हो सकेगा, क्या नहीं हो सकेगा, ये ज़रा मुश्किल सवाल होता है, राइट? अगर आप एक दिलचस्प चीज़ अगर आप देखें, आप 50-60 साल पहले जो साइंस फ़िक्शन मूवी बनी थी, जिनमें ये बताया गया था जी कि सन 2000 में क्या होगा या 2020 में क्या होगा, राइट? और उनको फिर आप ये देखें कि वाक़ई सन 2000 में क्या हुआ था या 2020 में क्या हुआ था, तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने जो पेशगोइयाँ की थी ज़्यादातर गलत थीं। मुझे याद है एक मैंने फ़िल्म देखी थी बहुत पुरानी, जिसमें 21वीं सदी दिखाई गई थी और उसमें दिखाया था जी कि लोग जहाज़ों में उड़ रहे हैं और जहाज़ों की लाइनें ऐसी हैं कि उसमें बाकायदा स्टॉप साइन है, वहाँ पे जहाज़ रुके हुए हैं, राइट? तो ये ज़ाहिर है कि वो ऐसा ऐसा नहीं हुआ। हर हर कोई जहाज़ों में सफ़र नहीं कर रहा। उड़ती हुई कार की पेशगोई बहुत पहले की गई थी लेकिन वो अभी तक नहीं हुई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी में मुमकिन हुई लेकिन उसकी पेशगोई किसी ने नहीं की थी। अ, हर शख्स के पास सेल फ़ोन होगा, इसकी पेशगोई कहीं नहीं की गई थी माज़ी में। और सेल फ़ोन की ये कैपेबिलिटीज़ होंगी। ये तो बहरहाल असूलन ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल बईद में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाए कि हम आर्टिफ़िशियल तरीके से यानी किसी शख्स के खलियों से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके और चंद खुले लेके हम उसक अब इतना तो कर सकते हैं कि किसी भी जिस्म के हिस्से से खलिए लेके उनको हम बैक ट्रैक करा सकते हैं, उनसे स्टेम सेल बना सकते हैं और स्टेम सेल से असूलन ये मुमकिन है कि स्टेम सेल को फिर वो एनवायरनमेंट दी जाए जो किसी ख़ास उज़्व के बनने के लिए दरकार होती है, तो वो उज़्व बनने लगेगा। लेकिन ये असूलन मुमकिन है, अभी तक ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसा यकीनन मुमकिन है, लेकिन ये कब होगा, इसका जवाब देना मुश्किल है। जी, अगला सवाल हमारे पास शाकिरा साहिबा का है। जी। ये पूछ रही हैं क्या इंसानों में मोहब्बत का जज़्बा भी अर्तकाई अमल के ज़रिए वजूद में आया है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम इंसानों की ही वो देखें कि इंसानों के दिमाग को, इंसानों के ब्रेन को कौन-कौन से हार्मोन्स इम्पैक्ट करते हैं। तो इंसानों में ऐन वही हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन है, इस किस्म के और हार्मोन्स हैं। ऑक्सीटोसिन ख़ास तौर पे मोहब्बत और जो अपनाइयत का जज़्बा है, वो पैदा करता है। अ, जानवरों और इंसानों में ये हार्मोन स्पेशली अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स में ये हार्मोन्स बिल्कुल कॉमन है और इंसानों पे इस किस्म के तजुर्बे करना ज़रा थोड़ा-सा अखलाकी तौर पर मुश्किल होता है। लेकिन जानवरों में तो ये तजुर्बे किए गए हैं। आप उसको हम खुद देखते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जानवरों का जब दूध दोहना होता है तो उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो दूध ज़्यादा होता है, राइट? अ,
अब ये जो ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन जानवरों को लगाते हैं, ये बिल्कुल वही ऑक्सीटोसिन है जो इंसानों के जिस्म में भी ऐन वही काम करता है। तो अ, इर्तिकाई तौर पर बॉन्डिंग जो है, मतलब मोहब्बत जो है बेसिकली बॉन्डिंग है। ये जिन हार्मोन्स की वज़ह से पैदा होती है, वो हार्मोन जानवरों में भी है, इंसानों में भी हैं। और हम चूँकि शऊरी जानवर हैं, हम मोहब्बत को एक शऊरी या इख्तियारी प्रोसेस के तौर पर देखते हैं। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि अ जो जिनसे मुखालिफ में मोहब्बत होती है, जिसको आमतौर पे हम मोहब्बत कहते हैं, वो आमतौर पे एक लड़के और लड़की की मोहब्बत होती है, जिसमें उम्मीद यही होती है कि वो शादी होगी, उनके फिर बच्चे होंगे, वो अपनी सारी ज़िंदगी इकट्ठा गुज़ारेंगे, राइट? पेयर बॉन्डिंग जिसे कहते हैं। ये मोहब्बत का जो जज़्बा है, ये बलूगत से पहले नहीं होता। बलूगत से पहले लड़के-लड़कियाँ इकट्ठा खेलते हैं, उनमें दोस्ती होती है, लेकिन उनमें वो जज़्बा नहीं होता जिसे हम आम ज़िंदगी में मोहब्बत कहते हैं, जिस पे शायर शेर लिखते हैं या अफ़साने लिखे जाते हैं, इन पे फ़िल्में बनती हैं। वो जज़्बा बलूगत के बाद ही आता है। बलूगत से पहले वो होता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है? इंसान तो वही है, दिमाग भी वही है, लेकिन बलूगत के वक़्त जिनसी हार्मोन ख़ारिज होने लगते हैं, जिससे न सिर्फ़ अ जिनसी अज़ा डेवलप होते हैं, यानी लड़कों में आपको पता है कि आवाज़ भारी हो जाती है। टेस्टिकल जो हैं वो स्पर्म बनाने लगते हैं। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, राइट? उसके अलावा दिमाग में भी तब्दीलियाँ आती हैं और वो इन्हीं हार्मोन्स की वज़ह से आती हैं। तो बिल्कुल इंसान में जो मोहब्बत का जज़्बा है, ये इर्तिका का ही नतीजा है और उसकी वजह पेयर बॉन्डिंग है, और पेयर बॉन्डिंग जो है वो बच्चों की यानी अगली नस्ल की बका के लिए ज़रूरी है। जी, अगला सवाल। जी, अगला सवाल जो हमारे पास है वो सना साहिबा का है। ये पूछ रही हैं, रवायत में ज़िक्र मिलता है कि हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया, जबकि इर्तिकाई साइंस इंसान की इब्तिदा और हयात के इर्तिकाई अमल की एक मुख्तलिफ वज़ाहत पेश करती है। इस फ़र्क को कैसे समझा जाए? ये बहुत मुश्किल सवाल है। ज़ाहिर है कि इसको यू नो बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है इन मसाइल पर, क्योंकि ये मज़हबी सेंसिटिविटी को ज़हन में रख के इस सवाल का जवाब देना होता है। लेकिन पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि हज़रत हव्वा का हज़रत आदम की पसली से पैदा होना, ये एक रिवायत है, ये इसका कुरान में कहीं ज़िक्र नहीं है। अ, ये रिवायत जो है हमारे यहाँ, ये यहूदी रेफरेंसेस से, यहूदी सोर्सेस से आई है। कुरान में बिल्कुल कहीं ज़िक्र नहीं है। कुरान में हज़रत हव्वा का नाम ही कहीं नहीं है, और ना ही कहीं ये ज़िक्र है कि हज़रत आदम की बेगम कौन थीं, और बेगम का ज़िक्र है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन थी और उन्हें कैसे बनाया गया, राइट? तो ये तो इसको मेरे ख़्याल में तो मज़हबी रिवायत समझना सही नहीं है, क्योंकि कुरान में ऐसा कहीं ज़िक्र नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमने पहले भी ये ज़िक्र किया था कि कुरान में हज़रत आदम यानी कुरान की इस तरह से तशरीह और तफ़सीर मुमकिन है कि हज़रत आदम पहले नबी थे, लेकिन पहले इंसान नहीं थे। तो यानी अगर हम उस नुक्ता नज़र से देखें, तो फिर ये है कि हज़रत आदम, हज़रत हव्वा और बाकी जो इंसान हैं, उससे पहले भी इंसान मौजूद थे। वो इर्तिकाई प्रोसेस से ही वजूद में आए, और हज़रत हव्वा की भी वालिदा थीं। लेकिन ये है कि हज़रत आदम को चुना गया नबूवत के लिए, ये हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी। तो ये किस्सा कि हज़रत हव्वा को हज़रत आदम की पसली से बनाया गया था, ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। और अ, अगर आप गौर करें तो ये रिवायत जहाँ से भी बनी है, वो गालिबन इसलिए तश्कील दी गई है कि ख़वातीन का मकाम मर्दों से नीचे दिखाया जा सके। लेकिन इर्तिकाई तौर पर, या मतलब बायोलॉजी में, हमें पता है कि मर्द और औरत के बनने का प्रोसेस बिल्कुल एक सा है। इनफैक्ट हमने पहले भी शायद कहीं बात की थी कि
फर्टिलाइजेशन के बाद जब इब्तदा में जिस्मानी स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं तो तमाम के तमाम बच्चों के स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर होते हैं। यही वजह है कि निपल भी मर्दों में मौजूद हैं, हालांकि मर्दों में निपल की कोई फंक्शनल वजह नहीं है, लेकिन अ, जो SRY जीन है, जो सेक्स को डिटर्मिन करता है, जो यानी मर्द के स्ट्रक्चर्स को औरतों से मुख्तलिफ करता है, वो एक्सप्रेस होता है कोई बच्चे की यानी हमल के कोई आगाज़ के 5-6 हफ्ते के बाद। उससे पहले पहले निपल का टिश्यू बन चुका होता है, राइट? तो अगर उस नुक्ता नज़र से देखें तो यानी मर्द बाद में बनता है, औरत पहले बनती है, राइट? लेकिन बहरहाल वो एक अलग बहस है। लेकिन मेरा जहाँ तक इल्म है, कुरान में कहीं ये ज़िक्र नहीं है कि हज़रत हव्वा को हज़रत आदम की पसली से बनाया गया था। ये महज़ एक रिवायत है। जी, अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल हमारे पास सना बुशरा साहिबा का है। ये फरमा रही हैं, आपसे एक सवाल किया गया था कि कुरान में इंसान को जोड़ों में पैदा करने का क्या मतलब है? इस पर आपने कहा था कि कुरान की तफसीर और तर्जुमा इंसानों का काम है और इंसान गलती कर सकते हैं। लेकिन यही बात जब इर्तिका के हवाले से कही जाए कि साइंसदान भी इंसान हैं और इनसे भी गलती हो सकती है, तो फिर आप इसे कबूल क्यों नहीं करते? बिल्कुल कबूल करता हूँ जी। ये तो साइंस का एक बुनियादी असूल है कि साइंस गलती कर सकती है, लेकिन साइंस अपनी गलतियों को दुरुस्त करना भी जानती है। आपको अगर मैं मिसाल दूं तो क्वांटम फिजिक्स का जब आगाज़ हुआ था, नील बोर्स ने जो मॉडल तजवीज़ किया था एटम का, राइट? वो एटम था, जो वो मॉडल था जो हमारे यहाँ यानी कॉमन साइकी में है कि ये एक मरकज़ा है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे सैयारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये मॉडल दुरुस्त नहीं है, और हमें साइंस ने ही बताया है कि ये मॉडल दुरुस्त नहीं है, राइट? नील बोर्ड से भी पहले एक प्लम पुडिंग मॉडल बनाया गया था एटम का, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिल्कुल जगह जगह ऐसी हर जगह होते हैं किसी भी बॉडी में, और उसमें जो मरकज़ें हैं वो फिर जैसे जैसे आप समझ लें कि पुडिंग हो, या मैं पुडिंग को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे इसका पता नहीं है। कस्टर्ड या समझ लीजिए कि उसमें अगर आलू बुखारे डाले हों, यानी कस्टर्ड का एक बॉल हो, उसमें आलू बुखारे हों, तो कहीं कहीं वो आलू बुखारे सख्त होंगे, बाकी जो है नर्म कस्टर्ड है। तो इस मॉडल को सबसे पहले तजवीज़ किया गया था इलेक्ट्रॉन और यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन की वजाहत के लिए, कि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है, राइट? बाद में जैसे मैंने तजर्बात किए तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा प्लम पुडिंग में या जैसा नील बोर ने सजेस्ट किया था। तो अब जो मॉडल है एटम का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे, राइट? और ज़्यादा प्रिसाइज है, जिसे हम मौजूदा तजुर्बात से ही उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर और प्रिसाइज टेस्ट मुस्तकबिल में पैदा हुए और हमें ये पता चला कि इससे भी ज़्यादा बेहतर मॉडल आ सकता है, तो फिर वो मॉडल दुरुस्त समझा जाएगा। आज का मॉडल जो है वो फिर मतरूक हो जाएगा। तो साइंस में तो ये बहुत लंबी ट्रेडिशन है अ साइंसदानों के तसव्वुरात को गलत साबित करने की। लेकिन साइंस को महज़ इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जाता कि वो मुस्तकबिल में शायद गलत साबित हो जाए। साइंस को उस वक़्त, साइंस के किसी भी नज़रिए को, किसी भी आइडिया को, किसी भी मफ़रूज़े को उस वक़्त रिजेक्ट किया जाता है जब शवाहद ये बताएँ कि वो नज़रिया गलत है, या वो मफ़रूज़ा गलत है, या वो तसव्वुर गलत है। अभी तक के तमाम शवाहिद ये हैं कि इर्तिका का नज़रिया दुरुस्त है, इसलिए इर्तिका का नज़रिया दुरुस्त माना जाता है। अगर मुस्तकबिल में कभी ये शवाहद मिल गए कि इर्तिका का नज़रिया वाज़ेह तौर पर गलत है, तो साइंसदान ये तस्लीम कर लेंगे कि इर्तिका का नज़रिया गलत है। उस वक़्त आप मुझे भी देखेंगे और बाकी जो साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, उनको भी देखेंगे कि वो आपको ये बताएँगे कि भई फ़लाँ-फ़लाँ जगह ये टेस्ट हुए हैं, उसके बाद बाकी साइंसदानों ने उन्हें कन्फर्म किया है, और अब साइंसदानों का कंसेंसस ये है कि इर्तिका का नज़रिया गलत है। अगर कभी ऐसी खबर आती है, तो आप वो खबर भी साइंस की दुनिया पर देखेंगे। लेकिन अभी तक पिछले 150 साल में जब से इर्तिका का नज़रिया पेश किया गया था,
इर्तिका के नज़रिए में भी बहुत सी मॉडिफ़िकेशंस हुई हैं। इसलिए बाज़ औक़ात लोग डार्विन का नज़रिया कहते हैं। इर्तिका के नज़रिए को डार्विन का नज़रिया कहना दुरुस्त नहीं है। इसे साइंस का नज़रिया कहना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में आज 2026 में इर्तिका का नज़रिया डार्विन के नज़रिए से बहुत ज़्यादा वसी है। उसमें बहुत सी ऐसी नई शिकें हैं जो जिसका डार्विन को इल्म नहीं था। मिसाल के तौर पर डार्विन को बायोकेमिस्ट्री का, अभी हमने बायोकेमिस्ट्री की इतनी बात की है, बायोकेमिस्ट्री का बिल्कुल इल्म नहीं था, जेनेटिक्स का इल्म नहीं था, जीन्स कैसे काम करते हैं उसका इल्म नहीं था, जीन से म्यूटेशन कैसे होती है, म्यूटेशन से स्ट्रक्चर कैसे तब्दील होते हैं, इसका उसको इल्म नहीं था। तो आज की साइंस में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं, आज के नज़रिया इर्तिका में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसका हमें आज तक इल्म है। उस मजमूई इल्म की बुनियाद पर साइंसदानों की मुत्तफ़िक़ा राय ये है कि इर्तिका का नज़रिया दुरुस्त है। तो महज़ इसलिए कि कुछ लोगों को ये लगता है कि इर्तिका का नज़रिया गलत है, हम या महज़ इसलिए कि साइंस असूलन गलत हो सकती है, हम साइंस के किसी नज़रिए को गलत नहीं कहते। हम शवाहद का इंतज़ार करते हैं। आज तक शवाहद ये बताते हैं कि इर्तिका का नज़रिया दुरुस्त है। अगर कल शवाहद ये बताएँगे कि इर्तिका का नज़रिया गलत है, तो फिर साइंसदान ये कहेंगे कि इर्तिका का नज़रिया गलत है, उसके बजाय कोई बेहतर नज़रिया पेश कर देंगे। जी, अगला सवाल। तो बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने ये सवाल इकट्ठा किए, ये कंडक्ट किया, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, अगली दफ़ा हम जेनेटिक्स पे बात करेंगे, और अगली दफ़ा भी हमारी अप्रोच यही होगी। टाइटल उसका बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स है, लेकिन हमारी अप्रोच यही होगी कि हम जेनेटिक्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि जीनियात की जो साइंस है, उनमें हमें जो फैक्ट्स पता चले हैं, वो उनकी वज़ाहत किस तरह से की जा सकती है, राइट? तो वो इवोल्यूशनरी नुक्ता नज़र से ही हम जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने आज जॉइन किया उनका बहुत शुक्रिया। हम ये चंद दिनों में ये लेक्चर साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर और राज साहब के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।